गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया, शानदार। और मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सबकी बढ़िया। हाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सबको बैलेंस करते हुए अब आज बोलते हैं ना कि हाँ भाई, अब चैप्टर्स, जैसे ये चैप्टर भी अपना अब एंड होने को आ रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर के भी आज न्यूमेरिकल्स ऐसे ऑलमोस्ट फिनिश्ड ही है। थ्योरी आज ज्ञान बहुत बंटने वाला है यहाँ पे। आज बहुत सारा सत्संग होने वाला है, ठीक है। तो भैया देख लो, पढ़ाई वढ़ाई। हाँ, जिन लोगों की बेकार चल रही है भैया, उसको सही करने की कोशिश करो। कमेंट करने से बेटर है सही करने की कोशिश करो। और जिन लोगों की बढ़िया चल रही है, और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करो यार। क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होने वाली, इतना तो पता है अपने को कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। बस हाँ, ये कि मेहनत करते रहिए, जितना ज्यादा हो सकता है अपने बारे में सोचिए कि यार मेरा सिलेक्शन, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, बहुत सारे लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है ना, तो आपको मतलब एज ए टीचर सोचो ना, हम तो कॉलेज भी नहीं जा रहे, फिर भी हमें देख के ऐसे, आज मैसेज देख के ऐसे खुशी होती है कि यार क्या बच्चा है, ठीक है। लेकिन वही है, चीजों को देखना शुरू करो कि हाँ यार, मुझे इस तरह से चीजें देखनी है, अगले साल मुझे ये वाली चीजें फील करनी है, कॉलेज अलॉटमेंट फील करना है मुझे, अपने को लगना चाहिए कि यार ये मेरा कॉलेज है, ये मेरा मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो ये चीजें फील करने की कोशिश करो। ओके, चलो। हाँ भाई, तो शुरू करते एबीसी अपना। हाउ बाबू क्लास करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें आज है। आज अपने पास थोड़ा सा ही अच्छी पोर्शन है, बाकी उसका सत्संग चालू करेंगे। सत्संग बहुत जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। आज चैप्टर का लास्ट पोर्शन और जो चैप्टर का पहला क्लास था, वो दोनों एक टाइप का लगेगा कि अरे यार सिलेबस बस ऐसा होता ना कि यार छोटी छोटी चीजें जिनके क्वेश्चंस बहुत अब बहुत लेट आए हैं, हो सकता है इस साल आ जाए, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में करने वाले। ओके। हाँ भाई, जिसको जॉन सा एम्स, जो भी एम्स पसंद हो, एम्स जोधपुर पसंद हो, एम्स दिल्ली पसंद हो, जिसको जो भी दिल अपने पास पसंद हो, स्टार्ट करो। रिवीजन नहीं हो रहा भाई, इसका एक ही उपाय है, रिवीजन करिए। ठीक है, पढ़ाई नहीं हो रहा, इसका क्या सॉल्यूशन है? पढ़ाई करिए। करेंगे, हाँ ठीक है, पहले दिन 10 घंटे नहीं होगी, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे शुरू तो कीजिए। माहौल तो बनाइए, माहौल बनाएंगे कंटिन्यूअस, मतलब होता है ना, कंटिन्यूअस माहौल बनाएंगे, एक दिन आएगा 12 12 घंटे पढ़ लोगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना क्लास। अपनी क्लास में ये कल हमने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करा था। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू किया था, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या देखा था हम लोगों ने? इलेक्ट्रोलिसिस में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या देखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या देखते हैं? कल हमने दो चीजें देखनी शुरू करें कि इलेक्ट्रोलिसिस में, अगर इलेक्ट्रोलिसिस के मैं दो पोर्शन बात करूं, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि सर किसका कैसा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी बढ़ रहा है, कैसा हो रहा है। और दूसरी अपने पास दूसरी जो एनालिसिस आज करने वाले हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या करने वाले हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस करने वाले। क्या करने वाले हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस करने वाले। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव में सर दो चीजें पढ़नी है। इसमें क्या है? फैराडेज के लॉ पढ़ने थे, फैराडेज के लॉ पढ़ने थे। सर आपने फर्स्ट लॉ कर लिया है, फर्स्ट लॉ कर लिया है, आपने फर्स्ट लॉ कर लिया है। आज सर बहुत खतरनाक है ये फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ आज करके फिनिश करेंगे। यहां पे क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करने वाले हो? तो सर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, आप अलग अलग लोगों का प्रोडक्ट बताओगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इन सबको फिनिश करने के बाद आज हम लोग करने वाले हैं बैटरीज। बैटरीज एनसीईआरटी का पार्ट है। ऐसे तो यार ठीक है, अब नहीं आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन भाई जान लेना जरूरी है, पढ़ लेना जरूरी है। एग्जाम हॉल में कहीं से भी आ सकता है भाई। जब तक एग्जाम हॉल में नहीं आया है तब तक तो भाई लगता है कि नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन दिक्कत आ जाएगी। तो ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के हम लोग बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ फिनिश कर लिया था। चलो, कल हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। मुझे बता सकते हो सब लोग कि सर यहां पे टाइम किस में होना चाहिए? मिनट में, आवर्स में, क्या होना चाहिए? टाइम कितना होना चाहिए? मिनट्स में, आवर्स में, क्या होना चाहिए? सेकंड्स में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए, डेज में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या टाइम में होना चाहिए? कल नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई, कल नया चैप्टर आएगा।
टेंशन मतलब टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स में होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। ये किस में होना चाहिए, एम्पियर में। और सर ये क्या होना चाहिए अपने पास, कूलम्ब में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कूलम्ब में, ये एम्पियर में, और यहाँ पे अपने पास सेकंड में, ऐसे। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि भैया अगर तुमसे कोई पूछ दे मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला, कोई पूछ दे मास डिपॉजिटेड बताइए, तो मास डिपॉजिटेड क्या होगा, मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। तो सर मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देते हैं, ZIT या फिर मोलर मास NFIT, मोलर मास NFIT, यही लिख देते हैं, मोलर मास अपॉन NF इंटू I इंटू T। सर ये देख लीजिए, मोलर मास N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो भी लॉस हो रहा है, F इज फैराडेज मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला ये था। या फिर सर हमने क्वेश्चंस करने के लिए एक और तरीका अपनाया था, जिसको जो सूट कर जाए, जिसको जो सूट कर जाए, हम लोगों ने सर स्टोइचियोमेट्री का फॉर्मूला आजमाया था कि सर यहां पे 2 फैराडे या 2 इंटू 96,500 कूलम, इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है एक मोल के लिए, इतने चार्ज की रिक्वायरमेंट है एक मोल के लिए, यही था। और सर अगर आपको कोई भी चार्ज दिया हुआ है, अगर कोई चार्ज दिया है, मान लो क्यू चार्ज दिया है, तो आपको अगर मोल्स निकालना है तो सर यूनिटरी मेथड आपको ही पता है, स्टोइचियोमेट्री से कर लीजिए, इतना कर लीजिए, इतने मोल्स आ जाएगा। ये सब कुछ हमने दो अलग अलग तरीके से निकाला था। हमने स्टोइकोमेट्री का भी यूज किया था, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, और ये फॉर्मूला ही किसके इक्वल था, ये फॉर्मूला ही, ये फॉर्मूला क्या था, यही तो था फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ यही तो था, फैराडेज फर्स्ट लॉ यही तो था, मास डिपॉजिटेड निकाल दो। सर कोई पूछ दे नंबर ऑफ फैराडेज निकालना है, नंबर ऑफ फैराडेज निकालना है, नंबर ऑफ फैराडेज निकालना है, तो नंबर ऑफ फैराडेज क्या होगा सर, कितना हो जाएगा, Q अपॉन 96,500 कूलम, कर दो, हो गया, नंबर ऑफ फैराडेज आ जाएंगे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 96,500 कूलम। तो बस नंबर ऑफ फैराडेज निकाल दो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस करना है, हो जाएगा। यहां तक हमने किया हुआ था। तो चलो भाई, कल की क्लास जिन लोगों ने अटेंड करी है, क्योंकि आज की क्लास में सत्संग बहुत सारा है, एक दो ही न्यूमेरिकल्स हैं, तो प्लीज भैया शुरुआत का थोड़ा पोर्शन न्यूमेरिकल्स एंजॉय करो, क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि ये चैप्टर भी कल मुझे बहुत सारे मैसेज मिलेगी, सर चैप्टर का डर नहीं लग रहा। तो भैया चैप्टर से डरना है, हाँ, रिवीजन करना है बेटा। अगर आपको, अगर मतलब ठीक है मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ अगर आपको डर नहीं लग रहा ना, तो उसके पीछे को दो रीजंस हैं। एक हो सकता है मेरे समझाने का तरीका अच्छा हो, और दूसरा मेजर रीजन ये भी हो कि आप खुद भी बहुत अटेंटिवली, आपको पता है कि ये चैप्टर अच्छा है, तो आप खुद भी बहुत अटेंशन के साथ पढ़ रहे हो, दो रीजंस वर्क कर रहे हो, ठीक है। हाँ मतलब कुछ क्रेडिट तो मुझे भी लेना चाहिए ना, ठीक है। मतलब दोनों रीजंस वर्क कर रहे हैं, तभी आपको चैप्टर से डर नहीं लग रहा, जो पिछले साल से अभी तक डर नहीं लग रहा। या कुछ बच्चों ने बोला सर खूब क्वेश्चंस कर लिए तो थोड़ा आसान लग रहा है ये चैप्टर। भैया ये सब कुछ तुम जितनी मेहनत करोगे ना, सिलेक्शन भी इतनी ही आसानी से होगा। जैसे अभी डर नहीं लग रहा, अभी फील ही नहीं हो रहा, तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते, 7 चैप्टर हो चुके, 7वां चैप्टर फिनिश हो रहा है भाई साहब, बस 5 चैप्टर का सफर और रहा, 5 चैप्टर का सफर और रहा। सोचो बाउंड्री धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो सफर है ना भाई साहब, ठीक है, हमें पता है, कोई बोलता है ना कि टीचर्स में कि हाँ यार ये 12 चैप्टर से आपको पता भी नहीं चलेगा, 7 चैप्टर 8 चैप्टर अगर शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम चुटकी बजाते हुए होगा, अगर आप सही से फॉलो करोगे तो। अब कोई जाके सोचे ही ना कि अरे सर ये क्यों करूंगा, मैं तो यही फॉर्मूला रटूंगा, रट लो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ वो बच्चा जो जिसने स्टोइकोमेट्री की प्रैक्टिस करी है, उसके लिए ये फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा होता है, बहुत आसानी से करता है। जिन लोगों ने किया होगा उनको पता भी चल रहा होगा, ठीक है। हाँ तो बढ़िया, चलो। अरे अभी कहेगा मिस यू कर रहा है भाई, मैं अब रहूंगा यार तेरी जिंदगी में, ऐसे थोड़ा, जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं रहेगा मैं मिलता रहूंगा, इस बैच में मिलूं चाहे यूट्यूब पे मिलूं चाहे किसी और बैच में मिलूं, मिलता रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। नहीं बोल रहा वी विल मिस यू, हाँ ऐसे। एक बोल रहा है सर आयनिक थ्योरम थोड़ा मुश्किल है, टेंशन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बीत गया तो आयनिक थ्योरम तो बहुत सिंपल सा है। चलो अब एक काम करते, क्वेश्चंस करते, सब लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, चलो देखते हैं। ये ले क्वेश्चन कर भाई, ये क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखना। जिन लोगों ने भी कल की क्लास अटेंड करी है, जिन लोगों ने भी कल की क्लास अटेंड करी है, कोई अब पहली क्लास में आज आ गया हो कि नहीं सर आज तो 8 तारीख है, मेरा शुभ दिन है तो मैं आज से पढ़ूंगा, उनका अलग अलग है। लेकिन हाँ जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग ये क्वेश्चन कल की क्लास जिसने अटेंड करी है, ठीक है। समरी लेक्चर आ जाएगा भाई जल्दी। क्या होगा
हाँ यकीन 4.0 आने वाला है, तो जो भी गलती से आए हो यकीन 4.0 पता है ना। अगर देखो टीचर कभी ज़्यादा पढ़ा दिया हो या टीचर ने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया हो तो आपके पास ऑप्शन था यकीन 2.0 से 3.0। अब 3.0 वाले भी जो बैकलॉग ज़्यादा लेके जिन्होंने कसम ही खा रखी है कि सर क्वेश्चन तो करेंगे ही नहीं, पढ़ाई तो करेंगे ही नहीं, हाँ बस पैसा देंगे सर आप, अच्छा लगता है सर पैसा देने के बाद ना ऐसा फील आता है, जिस दिन पेमेंट करते हैं ना, जिस दिन पहला दिन बैच शुरू होता है उस दिन फील आता है सर, लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। क्या ऐसा ही लगता है? तभी तो सब लोग दे रहे होते, नहीं फील आता थोड़ी ना देते यार। हाँ तो जिसको भी लग रहा हो कि बहुत हाई फाई बातें चल रही है बेटा, आपके लिए है एक और बैच आ रहा है, जिसको भी लगता है कि हाँ सर ये रिएक्शन दी हुई है आपको ही पता है। मैं अब सीधा सीधा इसको लिख देता हूं, 2 फैराडे से इसका कितना मोल हो रहा है, 1 मोल हो रहा है। 2 फैराडे से 1 मोल हो रहा है, 0.1 फैराडे से कितना हो जाएगा भाई, सीधा सीधा इसका मोल निकालना है, आपको ही पता है, स्टोइचियोमेट्री लगा दो। 0.1 इंटू 0.1 फैराडे, 0.1 फैराडे इंटू 1 मोल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 फैराडे। इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल शायद ही तुम लोगों ने कभी जिंदगी में किया होगा। ये देख लो 0.05 मोल आ रहा है, 0.05 मोल आ रहा है, 0.05 मोल आ रहा है भाई साहब, इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। अब एक बंदा बोलो मास डिपॉजिटेड क्यों नहीं निकाल रहे? मास डिपॉजिटेड क्यों निकालू भाई, जब वो मोल निकाल रहा है तो मोल से निकाल लूंगा ना। हाँ अब ये बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो आपको स्टोइकियोमेट्री का साथ लेना पड़ेगा, वहां पे मैंने ऐसे क्रॉस करना सिखाया था। एग्जाम में ये गिवन होगा, अगर एग्जाम में ये गिवन है, अगर एग्जाम में ये गिवन है, ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो सर गिवन वाला मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड से डिवाइड बाई दिस। जिन लोगों ने अगर स्टोइकियोमेट्री नहीं सॉल्व करी है, डायरेक्ट यहां आए हो तो भैया ये क्रॉस करके यूनिटरी मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं, हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। अबे क्या चल रहा है, बी कैसे आ गया भाई? जिन लोगों का ये ए और ए वाले तो सही है, देखो ये बी कैसे हुआ बी भाई, ये बी कैसे हो रहा है? 2 फराडे से निकल पे कितना चार्ज है? +2। 2 फराडे से अगर तुमसे कोई पूछ रहा है 1 मोल तो सर 0.1 से तो आधा ही होगा ना, डबल कर दिया। ऐसे 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 मत करो भाई, ऐसे करोगे ऐसे मतलब धोखा दोगे। 0.2 आ गया, बताओ यार, गलत गलत हैबिट डाल रहे हो भाई, गलत आंसर्स निकाल रहे हो। चलो ओके, हड़बड़ी में गलत हो गया, हड़बड़ी मत करो ना ऐसी गलतियां, हड़बड़ी मत करो भाई ऐसी गलतियां। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन बताओ, जो कल की क्लास अटेंड करके बैठे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही है। इलेक्ट्रिक करंट्स पास कर रहे हैं एसिड वाटर से, एसिडिलेटेड वाटर है मतलब उसके पास क्या होगा, H+ होगा, 2H+। और ये मैं बस रिएक्शन लिख दे रहा हूं ऐसे, अब आपको ये रिएक्शंस लिखी हुई होनी चाहिए आपकी लाइफ में, ये रिएक्शंस दी हुई हैं। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बताएंगे सर हाइड्रोजन गैस कितना मिलेगा, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस 112 ml मिल रहा है, करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, कितना करंट पास किया होगा, कितना करंट पास किया होगा। इस रिएक्शन को देख लो, इस रिएक्शन को देख लो और उसके हिसाब से आंसर बताओ, इस रिएक्शन को देखो और उसके हिसाब से आंसर बताओ क्या होगा। जो समझदार है जिसने प्रैक्टिस करी है उसके लिए बस 1-2 लाइन लिख रहा हूं, भैया ये देख लीजिए ये 2 फराडे से होता है, तो अब ये जो जादू है वो कैसे होता है ये पहले निकाल लेते। अब सब लोग इसको तो निकाल ही सकते हो शायद, ml से ml कैंसिल, फराडे बाई 100, फराडे की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड बाई 100, कितने कूलम आ गए, 965 कूलम्स आ गए। चार्ज कितना आ गया, 965 कूलम्स आ गया, 965 कूलम्स आ गया, 965 कूलम्स आपका चार्ज आ गया। और जब चार्ज आ गया तो सर उसके बाद आपको भी पता है जब चार्ज आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। करंट कितना होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, Q/T होती है क्या सर, Q कितना है 965, टाइम कितना है, टाइम कितना है 965 सेकेंड्स। अरे यार इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन, इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन भाई साहब, मेरे हाथ रुक क्यों नहीं गए इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है। हाँ भाई
कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ये ऑप्शन होता है, कुछ ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जिनका बेचारों का आंसर आ जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जो होता है ना, साइकोलॉजिकली आपको डर लगना शुरू होता है। पता चला 1 ला के 0.1 टिक मार देते हैं, अभी कुछ होंगे भी, परसेंटेज निकल भी जाएगी, 1 आके भी 0.1 टिक हो जाता है। तो भाई ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। सर ठीक है ना, अपने को क्या आंसर आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये भाई साहब देख लो, डी आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, पोल नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा यार, पोल नहीं आ रहा, आपका आंसर यहां तो आना चाहिए भाई। एक बात बताओ, जिन लोगों का भी डी आ रहा है उन लोगों से एक चीज पूछना है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है? कोई पूछे आप सर 2 हाइड्रोजन क्यों ले रहे हो, बिकॉज हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में होता है भाई, क्या बात कर रहा है। अगर ऐसे H2H लिख देगा, कैसे हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन H लिखते हैं, जिन लोगों ने भी 2 निकाल के लाए हो, ये H कैसे निकाल दोगे यार, ऐसी गलती मत करो भाई, ठीक है। एक बच्चा बेचारा उस टाइम से लगा पड़ा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बताया सर आपने, अल्फा उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में, ये बेटा वेट करो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक क्लोरम आ जाएगा तो बता दूंगा। एक्चुअली थोड़ा ऑर्डर उल्टा हो गया, पहले आयनिक पढ़ना था फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना था, लेकिन हम थोड़ा पहले इलेक्ट्रो पढ़ चुके फिर आयनिक पढ़ रहे, तो कोई बात नहीं, थोड़ा आने दो, टाइम मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया जाएगा, उस टाइम तुम्हारा नाम लेके भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा 1.5 मिनट दिया कीजिए, ठीक है। अच्छा स्पैमर पोल कर रहे हैं, बाप रे, स्पैमर पोल भी करता है, नहीं वो कमेंट करता है, रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं, रिएक्शन नहीं लिखना। एक बात बताओ भाई, ऐसे तो फिर तुम रिएक्शन, एक बात बता, अब तुमसे कोई पूछ दे कि सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, यार ये रिएक्शन तो, चलो ये रिएक्शन बताना कहां पे होता है, कैथोड पे होता है या एनोड पे होता है, चलो बताओ, कैथोड पे होगा या एनोड पे होगा, कैथोड पे होगा या एनोड पे होगा, कैथोड पे होगा या एनोड पे होगा, जल्दी, कैथोड पे होगा या एनोड पे होगा, कैथोड पे एनोड पे, किस पे? ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन है, रिडक्शन है तो भाई कहां होगा, कैथोड पे होगा। ये हाइड्रोजन एज अ कैथोड, हाइड्रोजन एज अ एनोड बता चुका हूं भाई, इवन उसका पोटेंशियल निकालना बता चुका हूं, कैथोड पे रिडक्शन है, कैथोड पे रिडक्शन है, कैथोड पे सर 0.059 इंटू पीएच बता चुका हूं फॉर्मूला। भाई पढ़ लो, पढ़ाई कभी कभी काम आती है, ये बात पता है, पढ़ाई कर लेने से ना कभी कभी काम आता है, एक्सेप्ट मतलब इनसाइड के, हाँ भाई यहाँ पे लिख दे, पढ़ाई किया करो, क्योंकि ये सब चीजें ना जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हाँ भाई, अब कोई बोला स्टोइचियोमेट्री नहीं किया, मेरी गलती है ना भाई, मैं मानता हूं, मैं अपने आप को पनिश कर लूं, हाँ मेरी गलती है, मैंने नहीं किया, नहीं किया तो आपको जाके एक बार देखना चाहिए ना, कल से बोल रहा हूँ स्टोइचियोमेट्री देख लो, इसी बहाने तो देख लेते यार, एक वीडियो ही तो खोल के देखनी है, आई थिंक मुझे लगता है मूल कॉन्सेप्ट में 7वां या 6ठा 7वां लेक्चर होगा। हम आपसे सॉरी बोले कि नहीं सर आपने गलती करी, सर हम लोग गलती हो गई, हम लोगों से, टीचर से गलती हो गई, हम आगे चले गए, हमें आपका इंतजार करना चाहिए कि बच्चा आएगा, बच्चा पढ़ के आएगा, हाँ तारीख पे तारीख दिया जाएगा बच्चे को, ठीक है। अब बेटा ये 2 फैराडे, 2 फैराडे कहां से आया भाई, अब जा चुका है, ठीक है, हाँ जा चुका है भाई, अब ये 2 फैराडे जा चुका है हाथ से। अब ये 2 फैराडे कल कहां थे भाई, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं, 2 फैराडे लिखते हैं शायद। एक डायलॉग है भाई, बहुत ज्यादा ना यूज होता है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, वही हालत लगती है, कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, ठीक है। 2 फैराडे भाई क्रॉस करते हैं, ये गिवन था, गिवन था, गिवन को इससे मल्टीप्लाई करो, उसके क्रॉस करके निकाल दो, आगे चलते हैं यार, ये इनके चक्कर में पड़ेंगे, यही फंसा के रखेंगे। चलो भाई फर्स्ट लॉ हमने कर लिया था, फर्स्ट लॉ की बातें हो गई थी, मास डिपॉजिटेड निकाल दिया था, मास डिपॉजिटेड के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे, मोल्स मास सब कुछ डिपॉजिट निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो भैया आप शुरू करते हैं आगे की कहानी। आज क्या है, तो आज भैया इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ने वाले, इतनी डिफिकल्ट चीज पढ़ने वाले, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते भैया। फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ने वाले, और सेकंड लॉ क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है, वो ध्यान से
ध्यान से सुनना भाई, अपने पास फैराडे का सेकंड लॉ बहुत ही डिफिकल्ट है भाई साहब, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अगर चार्ज सेम है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रहे हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, देखना पहले बता रहा बहुत डिफिकल्ट है बेटा, जिनको फैराडे वाले हो तो और ज्यादा डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। सर जब सेम चार्ज पास करते हो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो उनके मास का डिपोजिशन का रेशियो है, वो रेशियो किसके होता है, मास डिपॉजिटेड जो रेशियो होता है वो किसके रेशियो में होगा, सर जो उनका मास डिपोजिशन का रेशियो होगा वो किसके रेशियो में होगा, इक्विवेलेंट मास का। इतना डिफिकल्ट सर, एक बात बताइए, अगर ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, तो एक बात बताता हूं, मास ऑफ ए डिपॉजिटेड, मास ऑफ ए डिपॉजिटेड आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए डिपॉजिटेड क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ ए, सर एन फैक्टर, एन ऑफ ए, जो भी मोलर मास ऑफ ए, एन फैक्टर ऑफ ए आई इंटू टी, यही लिखेंगे। सिमिलरली मास डिपॉजिटेड बी का, मास डिपॉजिटेड बी का क्या लिखोगे, सर देखो ना कितना डिफिकल्ट लॉ है सर, मोलर मास ऑफ बी, सर इसके एन फैक्टर एफ आई इंटू टी। सर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, अगर क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम है, इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे, सर आई टी क्या हो जाएगा, सेम। सर मास डिपॉजिट का रेशियो निकाल दें, आई टी क्या हो जाएगा, सर मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ बी का रेशियो निकालेंगे। भैया प्रूफ के साथ बता रहा हूं, आई इंटू टी एन ए इंटू एफ, ये देख लो एम बी आई इंटू टी इंटू एन ए बी इंटू एफ, ये देख लो आई टी कैंसल, एफ एफ कैंसल। ये किसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे सर, इक्विवेलेंट मास बोलते थे क्या, इक्विवेलेंट मास बोलते थे क्या। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लॉ है, समझने में हालत टाइट हो जाएगी। इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होता है सर, मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कभी कहीं था, उसी को इक्विवेलेंट मास बोल देंगे। मतलब मास का जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल होगा। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट, सोच रहे हो इतना ज्यादा डिफिकल्ट अपने पास, ठीक है। ये देख ले अपने पास मास का डिपोजिशन का रेशियो जो होगा, अगर चार्ज सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज सेम है, आई इंटू टी सेम है, चार्ज सेम है, तो आई टी सेम हो गया, एफ एफ सेम हो गया, तो सर ये किसके रेशियो में आ गया, इक्विवेलेंट मास के रेशियो में आ गया। तो देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो अपने पास, ये देख रहे हो, हाँ भाई देख ले भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आ गए कि कहीं पे ऐसा बोल दिया जाए कि सर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करता हूं, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करता हूं तो सर उसमें मास डिपॉजिटेड का रेशियो डिपेंड ही नहीं करेगा। आपको बस ये देखना है कि भैया सामने वाले का इक्विवेलेंट मास कितना है। आपको पूछे इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो बेटा अगर तुम्हें इक्विवेलेंट मास नहीं पता ना, तुम एक काम करना, ई और ई काट देना, ए बाई बी होता है, और उसके ही मन करे तो ए और बी को भी काट देना, उतना ही आंसर आ जाएगा, वही रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर इक्विवेलेंट मास कोई इस क्लास में आके, इस टॉपिक में आके नहीं पता हो उसको इक्विवेलेंट मास, तो इसके लिए बोल रहा हूं। इतना हार्ड कॉन्सेप्ट शायद आप डाइजेस्ट कर पाओ कि सर मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला m इंटू आई टी जेड आई टी करके निकाला और वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो की इक्वल आ गया। ध्यान से देखना, जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो मैं एक सेम वायर पास करता हूं, सेम वायर पास करता हूं, इधर मैंने पास कर दिया कॉपर सल्फेट से, सेम वायर पास किया, करंट अगर 5 एम्पियर है, टाइम जो है वो 10 मिनट के लिए पास कर देता हूं, सेम वायर को पास करता हूं, अगर सेम वायर को पास कर दूं, सेम करंट जा रहा है, सब कुछ सेम जा रहा है तीनों में, तो मुझसे कोई पूछ दे कि सर मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर, मास डिपॉजिटेड कॉपर का मास डिपॉजिटेड का रेशियो बताइए, मास डिपॉजिटेड का रेशियो बताइए, मास डिपॉजिटेड का रेशियो बताइए। सर मास ऑफ कॉपर कितना होगा, सर मास ऑफ सिल्वर कितना होगा, और मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब कैसे निकालेंगे। सर इसका रेशियो कुछ नहीं, किसके इक्वल होगा, कॉपर के इक्विवेलेंट मास के, कॉपर के इक्विवेलेंट मास के, कॉपर के इक्विवेलेंट मास के, सिल्वर की इक्विवेलेंट मास के, और एल्यूमिनियम की इक्विवेलेंट मास के, इसी के इक्वल होगा ना।
एक बात बताना सर, कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? सर मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है? 63.5। सर यहां कॉपर का एन फैक्टर कितना है? अब भैया एन फैक्टर याद आ रहा है, कॉपर का कितना होता है? कॉपर +2 है क्या? सर सिल्वर का बात करें तो सिल्वर का मास कितना है? 108 है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में कितना हो जाएगा? 27/3 होगा क्या? सबका एन फैक्टर निकाल दो, हो गया। यही है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि सेम करंट सेम टाइम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेम करंट सेम टाइम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सर मास डिपॉजिटेड का रेशियो निकाल देना। अब तुम भाई, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, फैराडेज का सेकंड लॉ हो गया कि सर मास डिपॉजिटेड का रेशियो इक्विवेलेंट मास के रेशियो में आ जाएगा। अरे तू मास डिपॉजिटेड छोड़ दे, तुझे ना कुछ नहीं, फैराडे सेकंड लॉ थर्ड लॉ छोड़, तुझे कुछ नहीं सोचना। मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर एक बात बताइए, मोल्स किसका कितना डिपॉजिट होगा? एक अगर मान लो ऐसे लिख देता हूं, अगर अगर ऐसे लिख दिया जाए कि भाई सेम क्वांटिटी पास की जा रही है, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पास थ्रू CuSO4 AgNO3 and AlCl3, what will be the ratio of moles of copper, silver and एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड। अगर मास का रेशियो ना पूछ के मोल्स का रेशियो पूछ देगा तो क्या करोगे? मास का रेशियो ना पूछ के मोल्स का रेशियो पूछ देगा तो क्या करोगे? अगर मास के बदले मोल्स का रेशियो पूछ दिया कि भाई मोल्स का रेशियो बताइए, तो यहां पे भी आपको कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, मास का रेशियो आ गया, मास का रेशियो में क्या किया तुमने? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर तो किया है। मास का रेशियो क्या किया है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर तो किया है भाई। तो मोल्स का रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? मास का रेशियो, जो मास का रेशियो आया उसको किससे डिवाइड कर देना? मोलर मास से। मतलब कुछ नहीं, एन फैक्टर का रेशियो निकाल देना है। एक बात बताओ, अगर मोलर मास से इसको डिवाइड, मास का रेशियो ये आया, मास का रेशियो ये आ गया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अगर किसी का मास आ गया तो सर उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? मोल्स का रेशियो। तो मोल्स का रेशियो कैसे निकालोगे? किससे डिवाइड कर दो? सर मास का रेशियो ये है तो मोल्स का रेशियो किससे डिवाइड कर दो? सबके मोल्स निकालने हैं, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास। क्या आ जाएगा सर? क्या रेशियो आ जाएगी? सर आपको ही पता है, सीधा सीधा लिख रहा हूं, ये देख ले भाई। मोल्स का रेशियो कोई बोल दे, मोल्स डिपॉजिटेड का रेशियो कोई बोलता है, अभी लिखवा भी दूंगा। मोल्स डिपॉजिटेड का रेशियो कोई बोल दे कि सर मोल्स ऑफ कॉपर बताइए, मोल्स ऑफ सिल्वर बताइए और मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बताइए, भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। एन फैक्टर का रेशियो ले लीजिएगा, एन फैक्टर का रेशियो ले लीजिएगा 1/2, 1/1 और 1/3। सर कब के काम करिए, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा? 36:2 आ जाएगा, 362। तो मोल्स का रेशियो, मोल्स डिपॉजिटेड का रेशियो कोई बोलेगा तो कुछ नहीं, उसका एन फैक्टर से डिवाइड करके रेशियो ले लेना, हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, श्योर हो? 362। तो सर आपको एक सिंपल चीज, ये तो हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ कि अगर मास डिपॉजिटेड का रेशियो, मैं यहां पे एक सिंपल सा लिख देता हूं, रेशियो ऑफ, ये देख लो, रेशियो ऑफ मास डिपोजिशन कोई पूछ रहा है कि मास का बताओ, तो रेशियो ऑफ मास डिपोजिशन जो होगा ना वो क्या होगा? MA अपॉन MB, MA अपॉन MB इज नथिंग इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B, यही होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ B। और अगर रेशियो ऑफ मोल्स डिपोजिशन कोई पूछेगा, ये देख लो अपने पास, रेशियो ऑफ मोल्स डिपोजिशन कोई पूछेगा, अगर मोल्स डिपोजिशन का रेशियो कोई पूछ रहा है कि सर मोल्स का Na अपॉन इज टू NB इज टू NC, या ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ऑन अपॉन एन फैक्टर आ जाएगा, मतलब एन फैक्टर के अपोजिट चलेगा। सर देख लो अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स जो निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज टू B इज टू C करने जाओगे तो वन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ A, वन एन फैक्टर ऑफ B, एन फैक्टर ऑफ C, ऐसे निकाल देना, हो गया। बेटा रेशियो जब भी तुम्हारा रेसिप्रोकल में होता है ना तो एक कॉमन नंबर लेके मल्टीप्लाई कर देते, एक कॉमन नंबर लेके मल्टीप्लाई कर देते, कॉमन नंबर लेके मल्टीप्लाई कर देते। अरे एक बात बता, एक सिंपल चीज सोच
यहां तेरा क्या आया, मास का रेशियो आया, यहां तेरा क्या आया, मास का रेशियो आया। तुझे किसने बोल दिया कि सर मोल्स का रेशियो बताओ, तो मोल्स का रेशियो कैसे निकालोगे, चलो बताओ, मोल्स का रेशियो निकालोगे तो कैसे निकालोगे। चलो इसके अब जिस लोगों को दिक्कत आ रही है सुनना भाई, अगर थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो क्या पता चल रहा है। अगर मान लो मैं 1 फराडे देता हूं, 1 फराडे देता हूं, तो 1 फराडे से इसके कितने मोल्स डिपॉजिट होंगे, 1 मोल। लेकिन अगर यहीं पे मैं आ जाऊं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे 1 फराडे से कितना डिपॉजिट होगा, 1/2 होगा क्या। यहां देखो 1 फराडे से यहां पे 1 फराडे दूंगा तो 1/2 मोल डिपॉजिट होगा। यहां पे 1 फराडे दूंगा तो सर 1/3 मोल डिपॉजिट होगा। 1 फराडे दूंगा तो 1/3 मोल डिपॉजिट होगा। 1 फराडे से 1/3 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। सर वही तो रेशियो लेके आ रहा हूं, वही तो रेशियो लेके आ रहा हूं, हो गया। हाँ, इसको जो कुछ लोग बोल रहे सर ये रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आप कुछ नहीं, जो भी नंबर्स नीचे होते हैं ना उनका एलसीएम ले लो। 3 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 2, 6 3 6 2 आ जाएगा, हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन, अरे कर लोगे। कुछ नहीं, मोल्स का रेशियो पूछा तो मोल्स के रेशियो में क्या करने वाले हैं, मोल्स के रेशियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, तो मोल्स के रेशियो में सर हम लोग क्या करेंगे, सर एन फैक्टर का इनवर्स रिलेशन ले लेंगे, एन फैक्टर का इनवर्स रेशियो लेंगे। और अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया मास का रेशियो, तो मास का रेशियो क्या होगा, इक्विवेलेंट मास का रेशियो होगा। मास का रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स और मास का रेशियो ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, हो जाएगा, श्योर हो। चलो भाई अब क्वेश्चन करने पे आओ, क्वेश्चन देख लेते। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप विद इन सेकंड कर लोगे। ये रहा क्वेश्चन सर, बताइए। मास का डिपोजिशन पूछ रखा है, मास का डिपोजिशन पूछ रखा है। मास का डिपोजिशन पूछ रखा है, मास का रेशियो पूछा गया है, तो मास का रेशियो निकालो। अब सबका एन फैक्टर आपको पता होता है, NaCl में एन फैक्टर कितना होगा, KCl में Al2O3 में कितना होगा, निकालो। एन फैक्टर आपको सबका पता होता है। भाई एल्यूमिनियम का मास, एल्यूमिनियम का मास और सोडियम का मास पता होना चाहिए भाई, ये गिवन नहीं होता एग्जाम हॉल में। लिखा हुआ है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। तो भैया एक बात बताइए, भैया एक बात बताइए, जब चार्ज सेम है तो सर मास का जो डिपोजिशन होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ सोडियम की बात कर दूं अगर मैं, तो वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम के इक्वल, यही होगा। सर मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 1.8, सर मास ऑफ सोडियम नहीं पता, यही तो निकालना है। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा, मोलर मास अपॉन 3। सर इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना होगा 23/1। अब तो ये तो निकालो। सर ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9/23। सर मोलर मास, मास डिपॉजिटेड Na का कितना आ जाएगा 23 इंटू 1.8 अपॉन 23 इंटू क्या आ जाएगा 23 इंटू 1.8 अपॉन क्या आ जाएगा 9, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 5, 23/5 दैट विल बी 4.6 आ जाएगा। कितना मास डिपॉजिट होगा सोडियम का, उतने ही टाइम में कितना मास डिपॉजिट होगा 4.6 ग्राम डिपॉजिट होगा, सब 4.6 ग्राम डिपॉजिट होगा। कितना हो जाएगा 4.6 ग्राम डिपॉजिट होगा। एक हमारा स्पैमर आया, बोल रहा सब लोग गलत टिक करना। हाँ बेटा गलत टिक कर देना, उससे क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। बहुत अच्छा है बच्चे, मैं सोचता हूँ संस्कार नाम की चीज होती है, एक प्रतिष्ठा, अनुशासन, संस्कार। कभी कभी सोच के लगता है क्या मतलब, कौन सी चक्की का आटा खा के आता होगा यार, मतलब ऐसे सब गलत कर देना, नहीं नहीं एकदम बेटा, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुमको भी लेके डूबेंगे। होता है, जलन होना बहुत नेचुरल है। बहुत दिमाग चाहिए भाई, इसको करने के लिए दिमाग चाहिए, और आपका दिमाग अभी आपके पास नहीं है। हमारी सिंपैथी, पूरी क्लास की सिंपैथी आपके पास है। आप ऐसे ही लगे रहे, आप ऐसे ही लगे रहे, सफलता आपसे दूर दूर तक नहीं मिलने वाली, आप ऐसे ही लगे रहे। लग रहे
एक बोल रहा है देखो अच्छा क्वेश्चन क्या आया, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 6 क्यों नहीं ले रहे सर? बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 6 ले सकते थे। अगर बेटा तुम ऐसे बात करोगे ना तो देखो अपने पास एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 6 क्यों नहीं ले सकते, ठीक है, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 6 क्यों नहीं ले सकते, ये देख लो भाई। अगर तुम एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 6 लेने जाओगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ऑक्सीजन -2 से। यहां पे 2 एल्यूमिनियम लगाओगे, यहां 3 एल्यूमिनियम लगाओगे, तो एक बात बताना, अगर 2 एल्यूमिनियम का 6 काउंट करोगे तो मोलर मास भी कितना लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा ना। अगर एक एल्यूमिनियम पे मैं एक एल्यूमिनियम के लिए निकाल रहा हूं तो इक्विवेलेंट मास तो एक एटम के लिए निकालते हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर इक्विवेलेंट मास एक बंदे के लिए निकालते हैं, ठीक है, हाँ एक बंदे के लिए निकालते हैं, इसीलिए एन फैक्टर 6 नहीं ले रहे, एल्यूमिनियम का 3 ले रहे हैं। नॉर्मली हम चार्ज देखते हैं, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है +3, सोडियम पे कितना है +1, वो ले लो, ठीक है। अगर एल्यूमिनियम के दोनों लोगे 6 लोगे तो यहां मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे तो 3 ही है ना, ठीक है। चलो हाँ, अरे ठीक है, बस मैं तो उसका मतलब नजर पड़ जाती, फिर लगता है यार क्या यार कहाँ, मतलब यूट्यूब की क्लास होती समझ में आता है कि चलो यूट्यूब पे तो कोई भी आ रहा है ज्ञान मतलब दे के जा रहा है, ठीक है। हाँ यहाँ पेड बैच में ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ पैसे वाले लोग हैं यार, 4,500 देख के ऐसे कमेंट करते हैं। चलो अगली कहानी देखते हैं, अगली कहानी कर लोगे भाई? मुझे आता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। चलो भाई देखते हैं उसकी बातें कितने लोगों ने मानी है। देख लो सब डिवाइडेड हो चुके हैं भाई, तेरी कहाँ था यार, सब गलत वाले देख ले भाई, सब डिवाइड हो गए, तेरी ये करंट यूनिटी नहीं आ पाई। सही आंसर चूज कर लिया है 35% लोगों ने, सिलेक्शन के आसपास पहुंचने की कोशिश कभी भी जारी। चलो अगला क्वेश्चन करना, बहुत प्यार से करना, ठीक है। इन फैक्टर में प्रॉब्लम आती है, इन फैक्टर में भाई थोड़ा सा टाइम दोगे, और इन फैक्टर मैंने शायद सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था। देख बेटा कुछ चीजें ना, क्योंकि अब चैप्टर बहुत दिन हो गए, मतलब हम 18 मई से शुरू हुए थे और 15 सितंबर तक जाने वाले, तो बेटा ना अब चीजें एग्रीगेट होती हैं। जैसे आप कभी भी आगे बढ़ोगे, साइंस डिफिकल्ट क्यों होता है, साइंस डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ हर एक स्टेप पीछे वाले की याद दिलाएगा। अब जैसे इक्विवेलेंट मास है, मोलर मास है, ये सब चीजें फर्स्ट लेक्चर की होती है, फर्स्ट चैप्टर की होती है। साइंस डिफिकल्ट हम बना देते हैं, कैसे बन जाती है, क्योंकि सर आप अब जैसे कोई बोले कि सर वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर छोड़ देंगे उसी चैप्टर में पढ़ के, नहीं होगा। हाँ आपको केमिस्ट्री में 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनको जहां पढ़ना वहीं छोड़ सकते हो। कौन कौन से? एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं बोल सकते, पीरियोडिक में जाएगा ही जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री जहां पढ़ोगे वही छोड़ दो, उसका ज्यादा यूज इधर उधर आएगा नहीं। लेकिन हाँ कोशिश तो कर भाई, ठीक है, कोशिश तो कर थोड़ा सा। जिन लोगों का पीछे बैकलॉग है या चीजें हैं, बस उनसे तुम्हें मतलब मेरी तरफ से 2 सजेशंस हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि सर मुझे ना पीछे की चीजें रिवाइज नहीं हो रही, या मतलब रिलेट करने में टाइम लग रहा है, या क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है, प्लीज बेटा अभी टाइम है, 8-9 महीने हैं यार, 8-9 महीने हैं, ट्राई करो, अभी भी टाइम है। 2-4 महीने बाद मुझे भी मिलोगे ना, तो मैं भी एक बार अंदर से डर के बोलूंगा कि हाँ हाँ हो जाएगा। भाई अभी टाइम है, कर लो, पीछे जाके रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस कर लो, दिक्कत अभी भी नहीं है, टाइम इतना सफिशिएंट है, कर सकते हो। थोड़ा फास्ट फास्ट करना। अब ऐसा नहीं कि सर 12 घंटे से ज्यादा डॉक्टर ने बोला नहीं पढ़ने को, ये मत बोल देना भाई, नहीं तो फिर उसकी तरह ही हो जाओगे कि हाँ सब मिलके गलत आंसर देते हैं, ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी है। जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है, जो लगातार कंटिन्यूअसली देखो, लाइव क्लास का ये भी एक फायदा है ना, लाइव क्लास का एक फायदा ये भी है कि अगर जैसे आप मतलब ऑफलाइन में जाते थे कोटा में या कहीं भी, जहाँ भी पटना या जहाँ भी जाते हो आप, वहां पे क्या होता है, लाइव क्लास ही तो है, वो लाइव क्लास वही है ना, टीचर सामने होता है, तो सामने होता है तो इसी बहाने हो जाता है, सिलेबस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बैकलॉग बना लिया ना एक बार, बैकलॉग तो मैं बोलता हूँ ना, जैसे कैंसर क्या होता है, एक 1.5 सेल बना, 1.5 सेल एग्रीगेट होता गया होता गया होता गया, कैंसर ट्यूमर बन जाता है। तो वही वाली हालत है, बैकलॉग 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, बस 4 दिन के बाद आपको 4 महीने लग जाएंगे सही करने में, ठीक है। तो कोशिश करो, इस बोलता है ना कि इस बीमारी को दूर भगाओ अपने से, कोशिश कर भाई। बहुत बढ़िया जिन लोगों का नो बैकलॉग है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है और मुझे पूरा भरोसा है सब लोग मिलके, हाँ भाई आजा भाई, तू कहाँ है, आजा आजा, सब लोग मिलके गलत आंसर देंगे, आ जाओ जल्दी। अलग अलग लोग हैं, CuSO4 है, कॉपर पे +2 है, सोडियम पे +1 है। आप आराम से सोचना, अगर इनको हम लोग क्या करते हैं, सर कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा, अगर सबको कितना दे दें, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दें, 3 फैराडे दे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, 3 फैराडे देंगे तो किसका कितना मास डिपॉजिट होगा, मोल्स के टर्म में पूछा जाएगा, किसका कितना मास डिपॉजिट होगा। कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम है,
अब यहाँ पे चार्ज भी दिया हुआ है तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है। अब भाई किसी को लग रहा हो तो या तो तुम वैसे रेशियो में कर लो कि भाई सर मैं तो रेशियो में करूंगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा एन फैक्टर 1/2 इज टू 1 बाई क्या हो जाएगा 1, तो ऐसे रेशियो करूंगा तो ये रेशियो क्या हो जाएगी। अब इसको रेशियो करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3:1। ये बोल रहा है कि नहीं सर इसको कितना कर दो, एल्यूमिनियम का मोल कितना कर दो 1, तो 1 जैसे ही करोगे 3/2 और 1/2 हो जाएगा। सर ऑप्शन देख के मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ये हो गया 1.5 और ये कितना हो गया 0.5, ये नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ गया। या फिर कोई इस तरह से करना चाहे ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, क्योंकि देखो ऑप्शन मैच करना है अपने को। 2:3:1 आंसर आना चाहिए, 2:3:1 आना चाहिए। नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ दिख रहा है यार एक काम करते हैं इसका ना, देखो यहाँ पे मैंने कैसे पकड़ा इसको 1 1 1 किया हुआ है, एल्यूमिनियम के मोल्स कितने लिए हैं उसने 1, तो मैं एक काम करता हूँ सबको फिर से किससे डिवाइड कर दो 2 से, तो 1 हो गया 3/2 1/2। कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा अपने को, कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर आ जाएगा। नहीं कौन सा आएगा, बी है, कहाँ गया यार, 2 से डिवाइड किया ना, 6 है ना, अरे यार हो अरे यहाँ पे 6 से डिवाइड किया ना तो 2:3:6 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6/2, अरे 1:1.5:3। हाँ वो थोड़ा सा मैं भी, मुझे वो उसकी लाइन याद आ गई ना, ठीक है, हाँ मुझे उसकी लाइन याद आ गई, ठीक है, वो गलत आंसर देना है तो मैं वो एक्चुअली गलती, एक बोल रहा है सर आप खुद गलत कर, भाई गलती हो गई यार, ठीक है, मैंने 6 से मल्टी, क्या बात कर 2:3:6 कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1:1.5:3, कितना आ जाएगा 1:1.5:3, क्या आंसर आ जाएगा बी। अब कोई बोल रहा नहीं सर मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है। एक बात बताता हूं, अगर तुझे थोड़ा सा भी लगता है ना कि सर मुझे ये वाली कैलकुलेशन करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, एक मेथड तो ये हो गया, मान ले तुझे ऐसे करना है तो ऐसे कर, नहीं तो किसी को लगता हो नहीं सर मैं तो पुराने ढर्रे से चलूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, तुझे कितना इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है, 3 फैराडे दिया हुआ है, 3 फैराडे दिया हुआ है। एक बात बता, एल्यूमिनियम +3 है सर, एक बात बताना 3 फैराडे से 3 इलेक्ट्रॉन लेके, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके कितने मोल्स बनाएगा, खुद से सोचो, 3 फैराडे से कितने मोल्स बनेंगे, इसके 1 मोल बनेंगे, तो एल्यूमिनियम के मोल्स कितने हो गए 1 मोल। सर कॉपर की बात करें, कॉपर +2 है सर, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है 2 फैराडे पे, 2 फैराडे से 1 मोल बन रहा है, 3 फैराडे से कितना बनेगा सर, क्रॉस कर ले 3f/2f, इतने मोल्स बन जाएंगे, कितने मोल्स बन गए 1.5 मोल्स बन गए। और सिमिलरली सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 1 फैराडे से कितना मोल जनरेट कर रहा है, 1 फैराडे से 1 मोल जनरेट कर रहा है, तो 3 फैराडे से कितना मोल जनरेट कर देगा 3 मोल कर देगा। तो तीसरा मेथड, दूसरा मेथड ये भी है। आपका आंसर हमेशा क्या आएगा बी आएगा, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा बी आएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा बी आएगा। आप इस मेथड से करना चाहो ऐसे कर लो। अब ये भी, इसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि 3 फैराडे से 1 मोल हो रहा है, डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे 2 फैराडे से 1 मोल है, 3 फैराडे से कैसे निकालेंगे, एग्जाम हॉल में गिवन है, क्रॉस डिवाइड बाय दिस, लिख ही देता हूं भाई, डर ही लग जाता है कभी कभी। 1 फैराडे से 1 मोल, तो 3 फैराडे से कितना हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आएगा बी आ जाएगा। आंसर निकाल लो भाई, जैसी मर्जी भाई, जबरदस्ती आंसर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आपकी मर्जी, आपके आपके हिसाब से देख लो। हाँ थोड़ा सा परसेंटेज देख लो, बी और सी वाले लोग थोड़े गड़बड़ कर गए। बी और सी वाले में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, रीजन क्या है कि लोगों ने बस थोड़ा सा तरीका वो कर लिया है, ठीक है। जैसे भाई देख, एग्जाम हॉल में मुझे भी नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या चलने वाला, रियलिटी बताता हूं, तुझे भी अपना एग्जाम हॉल में ना तेरा दिमाग कैसे सोचेगा मुझे भी नहीं आइडिया। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि सर ऐसे सोच लिया तो भी आंसर ला देंगे, ऐसे सोचा तो भी आंसर ला देगा। तुझे जिसमें सहूलियत लगती है ना तू वैसे देख भाई, तू 2 मेथड 4 मेथड सब जान, इसलिए क्योंकि एग्जाम हॉल में पता नहीं है ना भाई कौन सी चीज कब क्लिक करेगी। एग्जाम हॉल में पता चला अब स्पैमर गया, वो सोच रहा है इलेक्ट्रिसिटी करंट, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर दे दिया यार केमिस्ट्री में, यार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये सब तो गलत हो गया। अब यार अलग अलग लोगों के तरीके हो सकते हैं ना। अब पता चला इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के ही बेहोश हो गया कोई, 3 फैराडे कैपेसिटर में पढ़ा था यार, ये गड़बड़ है, ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इन्विजिलेटर को बुला रहा है नीट में कि सर 1 मिनट मैं एक कम है सर, सर ये देखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो रहा है। अब भाई फिर सब वो बोलेगा भी क्लास में कि सब मिलके गलत आंसर देना,
ताकि एनटीए वाले खुश हो जाए। ठीक है, जैसे लगता है, जैसे भी लगता है भाई कर यार। ठीक है, चलो भाई, मेरे पास फैराडेज के सेकंड लॉ हो गए। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शुरुआत में ही बोला कि यार अपने को ना, हम लोग फैराडेज के बारे में बात कर रहे थे। फैराडेज के लॉ हो गए, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरी कर ली, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूरी कर ली। क्वालिटेटिव एनालिसिस आज बाकी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तुम सब लोग शायद तुम्हें याद भी ना आए, तुम्हें याद भी ना आए। ठीक है, एक बात बताना, चलो एक चीज पूछ लेता हूं, एक चीज एक चीज पूछ लेता हूं। कैथोड पे, कैथोड पे मुझे अगर कैथोड चूज करना है, चल भाई याद कर सब लोग, कैथोड चूज करना है तो कौन सा कैथोड पे लूंगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। कैथोड पे अगर मुझे चूज करना हो किसी किसका कैथोड बनाना है तो किसका कैथोड बताऊंगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। बताओ कैथोड पे किसको लूंगा, कैथोड पे किसको किसको भेजूंगा बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ये बात हम सब लोग जानते हैं। अब यही चीज आज मैं बार बार यूज कराऊंगा, ध्यान से देख लेना। अगर मुझसे कोई पूछे, बार बार लिख भी रहा हूं, बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड, अगर कैथोड के लिए कोई पूछे कि सर बेस्ट चॉइस कौन सा है, तो सर बेसिक चॉइस यही है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल को याद है, टेंडेंसी टू, हाँ पता चला सर आपने तो ये बताया था एग्जाम हॉल में, ये लिखा हुआ है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड हाई होना चाहिए। ये सब समझ में आ जाएगा ना, ऐसा तो नहीं सर आपने तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल बोला था, एग्जाम हॉल में ऑप्शन दिया था टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस हाई होना चाहिए। सर अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बेस्ट चॉइस फॉर एनोड बताइए, एनोड पे बेस्ट चॉइस बताइए, एनोड पे बेस्ट चॉइस बताइए, एनोड पे, सर एनोड पे हमेशा रिडक्शन सर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। सर एक बात बताएंगे, यहां पे सर यहां पे हाई क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाई क्या रखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां पे टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ये वाला अपने पास क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सर एनोड पे उसको लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, हाई। अच्छा चलो एक बात बताओ, मेटल अपने आप को, अगर मेटल जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, खुद से सोचना, मेटल का रिडक्शन होता है। मेटल मान लो कोई भी मेटल है, M+N इलेक्ट्रॉन लेके अगर मैं पूछूं कि सर ये M में जा रहा है, ये कहां का रिएक्शन है, ये कौन सा, कैथोड का है या एनोड का है, कैथोड का है या एनोड का है, बताओगे कैथोड का है या एनोड का है, किसका है, ये टेंडेंसी किसकी। भाई सुन ले, सारी कहानी अभी बता रहा हूं क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट आएगा वहां मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि भाई ये यूज कर रहा हूं। ये किसका रिएक्शन है, सर ये कैथोड का है। और कैथोड पे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। एक बात बताना, एक बात बताना, सर याद है, अरे सर एक ट्रिक याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शायद बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी। क्या नाम दिया था कि सर लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, सारे के सारे मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस अब कौन है, प्रभु है, प्रभु है। फिर इधर आते थे तो हमें याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था क्यों इंडिया आगे होगा, क्यों इंडिया आगे होगा, जब पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में, और पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे हैं। ये हमने पढ़ा था, यहां से यहां ऐसे ट्रेंड था भाई साहब, याद रख लेना भाई, बहुत बार, मतलब मुझे लगता है क्लास के अंदर कितनी बार रिवाइज करा दिया मैंने तो। फ्लोरीन ये याद है, हो जाएगा। अच्छा ये देख लेना, अब जब भी तुमसे कोई पूछेगा ना तो अब आपको थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। जैसे कुछ चीजें और बताए तो अब देखो ना, अब क्योंकि आज अब सारी चीजें जितना आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पहली क्लास दूसरी क्लास में पढ़ा था वो सब कुछ यूज करने वाला हो। कैसे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। सर क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है अपने पास, क्या होगी अपने पास, ये देख लो भाई। देखना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किसी के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे लिख सकते हैं। अगर कहीं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मान लो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तुमने कि सर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो भाई पानी से क्या निकल सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब तुम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराना चाहते हो। वाटर से क्या करना चाहते हो, एक बात बताओ भाई, चलो तुम लोग खुद से बताना, ये वाटर का ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो है नहीं ना,
ये रिएक्शन तुमने कैसे कराया होगा, ये रिएक्शन तुमने कैसे कराया होगा कि सर इस वाटर के अंदर देखिए तो वाटर के अंदर H प्लस है और OH माइनस है, वाटर के अंदर H प्लस है, वाटर के अंदर ये सब पता है ना कि वाटर के अंदर H प्लस होता है, OH माइनस होता है, H पे +1 चार्ज होता है, पता है ना। हाँ भाई ऐसा मत बोल देना कि सर वाटर कब से H2 प्लस हाफ O2, ये वाटर के अंदर H प्लस होता है, OH माइनस होता है, H2 और O2 ये होता है। वाटर को बात करें तो अब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस तो है, सर स्पॉन्टेनियस तो है नहीं, इसको कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस करानी पड़ेंगे। तो सर ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा, अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन H पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन पे कितना है -2, सर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो भैया हाइड्रोजन गैस कहां लिबरेट होगी, मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन गैस कहां लिबरेट होगी, कैथोड पे। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कहां लिबरेट होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहां लिबरेट होगा, एनोड पे। अब ये रटने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, पहले बता दो। अगर ये रटना पड़ रहा है कि सर किसका कहां होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये रटना पड़ रहा है क्या, मतलब नॉर्मल लॉजिक से हो जाएगा, क्योंकि अब देखो रेडॉक्स भी यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी यूज हो रहा है। सर किसी का ऑक्सीडेशन होगा हमेशा एनोड पे होता है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, हमेशा रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये कैथोड पे, एक कहां एनोड पे हो जाएगा। सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं और किस टाइप का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, किस टाइप का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। और दूसरा ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग स्पीसीज, कौन सा है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उनका पोटेंशियल क्या है, इसको भी देख लेना। अब आपको पोटेंशियल वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, मेटल्स के केस में तो खासकर याद नहीं करनी है। मेटल्स के केस में आपको ये तो सीरीज आपको याद रहेगी, आप इससे बता देना। आई होप सबको मैं बता चुका हूं कि इधर से इधर आते हैं सर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, याद है। अगर फ्लोरीन के पास जाओगे, फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये सब वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, रटना मत बैठ के कि हाँ सर रट रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, अच्छा मैग्नीशियम की वैल्यू हाँ सर 2.1, नहीं रटना है, सिंपल लॉजिक लगाना। मेटल के केस में तो इसी से हो जाएगा। अब देखो ये सब चीजें। अच्छा इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोड भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, 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 और एक होते हैं अपने पास सर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है कि सर नो पार्टिसिपेशन इन रिएक्शन, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, नो पार्टिसिपेशन। इनका क्या होगा सर, ये पार्टिसिपेट करेंगे, डू पार्टिसिपेट, ये क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस भैया बहुत डिफिकल्ट है, पहले बता रहा हूं, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तुमने सीखा तक नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, अब यहां से सुन लेना। इतना हार्ड कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये देख लेना, यहां से हार्डनेस देखना अब क्या होने वाला है, हार्डनेस देखना क्या क्या होने वाली है। देखिए इनर्ट रिएक्टिव एक्टिव पता चल रहा है। अब देखो मुझे किसने बोल दिया कि सर देखो इनर्ट, बताओ पहली चीज वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस दो टाइप का होता है। चलो ये रिएक्शन कितने लोग समझ में आ रही है कि सर ये कैथोड पे है, क्यों, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या, पानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या, पानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या। सर अगर मैं यही चीज H प्लस के लिए भी लिखूं तो H प्लस के लिए भी यही हो रहा है, शायद यही रिएक्शन तो हो रहा है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे यही तो हो रहा है। ओवरऑल देखो तो यही हो रहा है ना, हाइड्रोजन H प्लस ही तो क्या किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है। एनोड पे बात करें तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। देख लो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आपको रटना नहीं है, वैल्यू बैठ के रट रहे, ये देख लो अपने पास, ये देखना एनोड का। सर एनोड पे क्या हो रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो OH माइनस, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सर 4 OH माइनस ले लूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2O2 माइनस प्लस 4H प्लस, और हाँ और 2O2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, यही तो हो रहा है शायद। OH माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन इसी को बोलते हैं ना भाई, ऑक्सीडेशन इसी को बोलते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है ये। देखो एनोड पे कोई पूछे कि वाटर के कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, तो वाटर एज अ कैथोड जाएगा तो कौन सी गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और वाटर एनोड पे रहेगा तो किसकी तरह बात करेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। याद नहीं करना है आप, सिंपल सा। अब ये बोले सर याद कर लेता हूं भाई, तो तुझे ये किस लिए बताया मैंने, ये तुझे किस लिए बताया। अगर तुझे ये याद करना पड़ रहा है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि वाटर से H2 गैस अगर निकल रही है तो कहां निकलेगी, कैथोड पे निकलेगी, एनोड पे निकलेगी, तो फिर भैया मुझे लगता है कि
पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा फिर। मतलब जो पढ़ा वो सब कुछ वेस्ट ही है। पहले दूसरे दिन हमने सब सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा था कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो तुझे रिएक्शन रटनी नहीं है, बैठ के रटे जा रहे हैं हाँ हाँ। अबे भाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ये रिएक्शन कहां होगी, ऑब्वियस है, दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वाटर गेन कर रहा है, तो रिडक्शन होगा, कैथोड पे होगा। इलेक्ट्रॉन वाटर का कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है भाई, H+ गेन करता है। OH- क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देख लो OH- लूज करेगा, हो जाएगा। श्योर हो भाई, देख लो अपने पास, ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हो जाएंगी। तो ये इस तरह की चीजें हमें देखनी है, वाटर के बारे में जानना है। वाटर का ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, चलो ये वाटर का क्या है, ये वाटर का क्या है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये वाटर का सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल है, वाटर का क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और वाटर का ये क्या है अपने पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। वाटर का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। श्योर है। तो कुछ चीजें रटना मत बैठ के, तुम्हें वैल्यू रटनी नहीं है। एक सिंपल सी बताओ, तुम्हें लगता है कि वाटर का जो ये रिएक्शन है, अब ध्यान सुनना, वाटर का जो ये रिएक्शन है ऑक्सीजन गैस लिबरेट करने की, इतनी आसान होगी, कभी आसान नहीं होती। यहां पे ये याद रखना, दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली इनर्ट, काइनेटिकली वेरी स्लो, काइनेटिकली स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन होती है। अगर आप सर इसको मैच करना चाहते हो, टू मैच द स्पीड ऑफ रिएक्शन, टू मैच द स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन को मैच करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा पोटेंशियल, we need extra potential known as over potential। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पानी का केस इसीलिए अलग से करा रहा हूं। known as over potential, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवर पोटेंशियल। इसकी वैल्यू दिखती है -1.23 में, इसकी वैल्यू दिखती है -1.23 में, बट रियल में देखोगे ना तो रियल वैल्यू आएगी सर, रियल वैल्यू ऑक्सीजन गैस लिबरेट करने की -1.23, -0.23। सर ये ओवर पोटेंशियल, एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ जाता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। एक बोल रहा है निगेटिव क्यों आ रहा है, अबे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है भाई, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम देते हैं, बैटरी को हम वोल्टेज देते हैं, तो निगेटिव ही आएगा ना भाई। अगर तुमसे कोई पूछ दे तो रियल में जो वाटर का वोल्टेज होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो कितना होता है, -1.46। क्यों, क्योंकि सर ये रिएक्शन हमेशा क्या होगा सर, ऑब्वियस है, स्पीड बहुत स्लो होगी, बहुत ज्यादा स्लो। ये वाली थोड़ी जल्दी भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपको ही पता है H+ क्या है, ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन गैस क्या, कंडक्टिविटी हाई है, जल्दी जल्दी रिएक्शन कर जाता है। बट ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं होगा, OH- के साथ ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, इसीलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई पूछे तो 1.46 वोल्ट हो जाती है, 1.46 वोल्ट हो जाती है, हो जाएगा। श्योर हो, श्योर हो। थोड़ा ध्यान सुनना, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देख लो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस अलग से इसलिए बता रहा हूं बिकॉज वाटर के केस में एक ये पोटेंशियल यूज होता है जिसका नाम होता है ओवर पोटेंशियल। वाटर का जब ऑक्सीडेशन करने जाते हो तो ऑक्सीजन गैस डायरेक्ट लिबरेट नहीं होगी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है सो दैट कि भैया स्पीड आ पाए, वो रिएक्शन काइनेटिकली थोड़ा सा फास्ट हो पाए, और वही एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो देना पड़ता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.46, -1.46 आ जाएगा। श्योर हो। अब शुरू करें, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शायद तुमने पढ़ा हो। चलो एक बात बताओ, मान लो कहीं ऐसा दिया है, अब सुनना, देखो भाई कुछ लोग रटने वाले हैं, रट भी लेंगे। अब तुम्हें एक चीज बताया तो रटने वाले रट क्या लेते हैं, उनके लिए एक शॉर्टकट ही बता दूंगा अभी जाते जाते कि भाई ऐसे कर लेना, हो गया, इसने ज्यादा नहीं करना। एक सिंपल सी बताना, जैसे ये भाई रटना मत, सुनना, यहां पे टिक और क्रॉस करना सिखाता हूं तुम्हें। कभी भी कोई रिएक्शन, ये तुम्हें एग्जाम हॉल में, ये एग्जाम हॉल में रिएक्शन नहीं दी होंगी, ये वैल्यूज दी होंगी। एग्जाम हॉल में रिएक्शन नहीं दी जाती है, ये वैल्यूज दी जाती है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। पहले इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। मैं ये रिएक्शन इसलिए लिख के लाया हूं क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हें ये वैल्यूज दी जाएंगी, तुम्हें क्या करना है, सोचना है। और मैं तो वो भी नहीं सोचने को बोलूंगा, तुम्हें बस एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना। एक्वस CuSO4 है, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब क्या होता है सर, कॉपर +2 होगा, सल्फेट -2 होगा, कॉपर +2 होगा, सल्फेट -2 होगा, और सर वाटर है, एक्वस मतलब क्या हो गया, पानी होगा, पानी होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, H+ होगा, और पानी होगा तो उसके अंदर क्या होगा, OH- होगा, यही होगा ना। एक्वस कॉपर सल्फेट अगर दिया है, अगर एक्वस कॉपर सल्फेट दिया है तो तुम्हारे पास कितने आयंस हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने जाते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हो, किसी को ऑक्सीडाइज करोगे, किसी को रिड्यूस करोगे, यही करोगे ना भाई। एक्वस कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 ये है सर, वाटर में H+ है, वाटर है या H+ और OH- मान लो। एक खुद से बताओ, अब बताओ, तुम खुद से सोचना,
अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे कौन रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे किसका रिडक्शन पॉसिबल है? सर कॉपर का रिडक्शन पॉसिबल, क्योंकि कॉपर मेटल है हाईएस्ट स्टेबल में, हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्टेट में, तो कॉपर खुद को रिड्यूस करेगा, कॉपर खुद को रिड्यूस करेगा। सर आपको एग्जाम हॉल में रिएक्शन नहीं दी होगी, आपको ये वैल्यूज दी होंगी। तुम ये बताओ, मेरे पास कैथोड पे दो रिएक्शंस दिख रही हैं, मेरे पास कैथोड पे दो रिएक्शंस दिख रही हैं। कैथोड पे कॉपर का रिडक्शन दिख रहा है और वाटर का रिडक्शन दिख रहा है। कैथोड पे तुम सब लोगों ने बोला था, कैथोड पे किसको चूज करते हैं, किसको चूज करेंगे, किसकी रिएक्शन ज्यादा होगी, कौन किसकी रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, कॉपर की होगी या वाटर की होगी? सर कैसे पता चलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल से पता चलेगा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है बताओ, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है बताओगे, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है? कैथोड किसका होगा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर की होगी या वाटर की होगी? खुद से बता दो भाई, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा, खुद से बता दो किसकी होगी, किसकी होगी, किसकी होगी? किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है भाई, कॉपर का ज्यादा है या वाटर का? एक बोल रहा है सर याद करना है वैल्यूज, नहीं याद करना भाई, तुझे फिर से वही बात आ गई। जब हर एक चीज में तू लॉजिक, एक बात बता, क्या बोलो यार, कोई बोल रहा है याद करना पड़ेगा भाई। एक बात बता, ये क्या बताया था, कॉपर कहां है, ये रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, कॉपर कहां है तेरा, कॉपर कहां है, यहां पे देख, कॉपर का वाटर से रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। अब तुझे याद करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तेरे पास पड़ी है, तुझे पता है वाटर से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कॉपर का है। वाटर से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कॉपर का है, तो कॉपर का रिडक्शन होगा ना। अगर कैथोड पे दो रिएक्शन होनी है, एक रिएक्शन होनी है, वाटर का रिडक्शन होना है चाहे कॉपर का होना है, तो भैया किसका होगा, कॉपर का होगा। अब भाई देख, जिन लोगों को नहीं समझना या नहीं वो करना, वो तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, ये याद थोड़ी ना करना। मुझे पता है सर ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, मुझे इतना पता चल गया कि सर कैथोड पे दो रिएक्शंस का ऑप्शन है, दो रिएक्शंस का ऑप्शन है। मैं कॉपर का रिएक्शन नहीं कराऊंगा, मतलब जो भी कॉपर का रिएक्शन कराऊंगा, यहां वाटर का नहीं कराऊंगा। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। अच्छा एनोड पे क्या करोगे, चलो एनोड पे क्या करते हो तुम लोग, एनोड पे क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड के लिए हमने क्या टर्म पढ़ा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड के लिए क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एनोड के लिए, अब ये एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो नॉन मेटल्स का होता है, तो नॉन मेटल्स में जनरली मैं ऐसे भी इसका ट्रिक बता दूंगा आपको। एक बात बताओ, एनोड में ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस। वाटर में ऑक्सीडेशन किसका होता है, OH में, ऑक्सीजन का ना, O का, ऑक्सीजन का, OH माइनस का। सल्फेट है, OH माइनस है और सल्फेट है। सर इन दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लीजिए, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वैल्यू दी तो है लेकिन इसके बगल में ये चीज याद रखिएगा, ये वैल्यू याद रखिएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रियल में देखे तो -1.46 होता है। किसका होगा, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का होगा या सल्फेट का होगा, मुझे बताओगे, वाटर का होगा या सल्फेट का होगा, वाटर का होगा या सल्फेट का होगा? सर वाटर का होगा, सल्फेट का नहीं होगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब देख लो डिफिकल्टी देख लो, यही तो रिएक्शन है शायद। मैं बस आपको ये बता रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब भी आपको गेस करना है, आपको पता है कॉपर खुद को रिड्यूस करेगा, सल्फेट अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। सर वाटर में अपने पास दोनों ऑप्शन है, वाटर खुद को रिड्यूस करेगा, वाटर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। आपको कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करना है। आंसर टिक और क्रॉस कर लीजिए। अब यही चीज को इंग्लिश में लिखा होगा, आप इसको लिख लीजिएगा कि इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड आर प्रोड्यूस, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर SO4। क्यों सॉल्यूशन, अच्छा एक बोला सॉल्यूशन एसिडिक बन जाता है, क्यों एसिडिक बनेगा भाई, एसिडिक क्यों बनेगा, उसके पीछे का रीजन देख लो, एसिडिक क्यों बन गया। अरे भैया यहां कॉपर चला गया, कॉपर ऑक्सीडाइज होने चला गया तो H+ बेचारा बच गया, H+ बेचारा हाइड्रोजन में नहीं जाएगा, यहां से क्या बच गया, H+ जो रिएक्शन नहीं कर पाया, यहां क्या बच गया, सल्फेट बच गया। तो सर H+ और सल्फेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2SO4 बनाएंगे। H+ और सल्फेट दोनों मिलके क्या बनाएंगे, H2SO4 बनाएंगे। देख लो, मैं तुम्हें फिर से एक बार बोलता हूं, मान लो तुम्हें किसी ने दे दिया कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट। अब देख लो, जिन लोगों को लगता हो यहां पे दो चीजें दी गई हैं, कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है, H+ है और क्या है, OH- है। सर मेटल होगा तो हमेशा कैथोड पे जाना है। अब कैथोड पे क्या चलता है, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल, H+ मतलब वाटर, फ्रॉम वाटर, H+ मतलब फ्रॉम वाटर, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कॉपर का। तो सर ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। सर इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, OH का, इसका नहीं होगा। तो सर यहां पे H+ बच गया और सल्फेट बच गया। तो सर पहले देख लो एनोड पे क्या बनेगा, अब आप इसको बार बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना।
एनोड पे क्या बनेगा, कॉपर +2, सर क्या बनाएगा, कॉपर बनेगा। कैथोड पे क्या होगा सर, वाटर का OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी, O2 गैस निकलेगी। सर रिमेनिंग सॉल्यूशन किसका बचेगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन किसका बचेगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन किसका बचेगा, खुद से देख लो। रिमेनिंग सॉल्यूशन सर H+ और सल्फेट, H+ और सल्फेट, ये किस फॉर्म में मिलेंगे, H2SO4 के। हो गया, तीन ही क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, तीन ही क्वेश्चन बनते हैं कि सर कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या, और रिमेनिंग सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर कैसा होगा, वही कर लो, हो जाएगा। ये देख ले इलेक्ट्रोलिसिस भैया, अगर वैल्यूज दी हुई हैं तो एग्जाम हॉल में सबसे आसान काम है, अगर वैल्यूज नहीं दी हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठा लेना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठा लेना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेना भाई, हो जाएगा। अरे भाई क्या यार, तुम लोग भी भावनाओं को समझो यार, मतलब एक गलती लिख दो भर देते हैं रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम सब भी ना मिल के मतलब उसी की बात मानते हो। अरे हो गया यार, ऑनलाइन थप्पड़ मारने मन करता है, क्या है ये, अबे उल्टा लिख दिया भाई, गुनाह थोड़ा का, समझाया तो सही था। लगे पड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या लिख दिया रॉन्ग। ठीक है, हाँ वैल्यू याद नहीं करना होता यार, कुछ चीजें मैं तुझे, मैं एनायन का भी शॉर्टकट बता देता हूँ। एनायन का भी शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट फॉर एनोड, एनोड का शॉर्टकट बता देता हूँ। एक सिंपल सा याद रखना, तेरी जिंदगी में जितने भी सॉल्ट आएंगे ना, जितने भी सॉल्ट आएंगे वो तीन ही टाइप के सॉल्ट आएंगे, याद रखना। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, ये अगर तुमसे कोई पूछ दे तो Cl- और CH3COH सबसे ज्यादा इनकी टेंशन, इनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है सर, शॉर्टकट फॉर एनोड। अगर Cl- है ना तो वो ज्यादा तेजी से जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा, OH-, और यहां पे ये सारे के सारे इसके नीचे ही आते हैं। मैं तुझे बता देता हूं, ये अपने पास, ये याद रखना, एनोड का शॉर्टकट यही है कि सॉल्ट के अंदर क्या होगा, सॉल्ट या तो क्लोराइड होगा, या सॉल्ट एसिटेट होगा, सॉल्ट अपने पास हाइड्रोक्साइड होगा, सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, कार्बोनेट होगा, इतने ही बनेंगे। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज थ्योरी, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज थ्योरी का शॉर्टकट है भाई। कि सर डिस्चार्ज होने आएगा ना तो एनोड पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, क्लोरीन की। अगर एक बोल रहा है दोनों साथ में क्यों आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा भाई, दोनों साथ में नहीं आएगा। ये याद रखने का तरीका है कि क्लोरीन और CH3COH दोनों की टेंडेंसी आगे होती है किससे, OH- से। OH- किससे ज्यादा होगी, देख ले, OH- और सल्फेट में किसकी ज्यादा है, OH- की ज्यादा है, तो OH- ऑक्सीडाइज हो गया, सल्फेट कम हो गया। ये लगाना, ये लगा ले, ये लगाना, ये लगा ले, एनोड का शॉर्टकट मैंने तुझे बता दिया, तू लगा ले भाई, जैसे तुझे लगता है एनोड से। देख भाई, मेरे पास एक ही क्वेश्चन के टिक करने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका मैंने क्या बताया, E0 सेल से बता दो, एक तरीका क्या बताया, E0 सेल से बता दो, दूसरा तरीका क्या बताया कि भैया आप एक काम कर लो, खुद की देख लो अपने पास कि टेंडेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उससे देख लेना, डिसाइड कर लेना। डिस्चार्ज थ्योरी होती है, डिस्चार्ज थ्योरी ये बताती है एनोड पे किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है सबसे ज्यादा, फिर OH- की, फिर सल्फेट की, नाइट्रेट के, कार्बोनेट की। कर लेंगे, अभी रुक जा, ये देख, ये देख, अगर मैं कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लेके आ जाऊं, ध्यान सुना, अगर मैं सेम मेटल का ही इलेक्ट्रोड लेके आ जाऊं तो मतलब क्या हो गया, अब कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो ध्यान से सुनना। अब देखो ना भाई, एनोड कैथोड पे देखो, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे वही रिएक्शन है, सिंपल सा वही रिएक्शन है, ये और ये। मुझे बताओगे कैथोड पे क्या पॉसिबल होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कॉपर का डिपोजिशन होगा या वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा, कैथोड पे कौन सा डिपोजिशन होगा, बताओ कैथोड पे कौन सा डिपोजिशन होगा। लिखना नहीं है, घर पे जाके अभी एक जाके ना एक चार्ट बना के दे दूंगा, उसको बस देख लेना। ये देखो कैथोड पे किसका रिएक्शन होगा, कॉपर का, ये रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कॉपर का ही होगा। श्योर। एनोड पे बात करो तो एनोड पे क्या होगा, तो सर एनोड पे देखो, अब सल्फेट का भी है, वाटर का भी है और कॉपर का भी है भाई साहब, सल्फेट, वाटर और कॉपर, सल्फेट, वाटर और कॉपर, तुम्हें भी पता है इन तीनों वैल्यूज में
सेम वैल्यूज में, इन तीनों वैल्यूज में सबसे हाईएस्ट किसका है? सबसे हाईएस्ट किसका है? कॉपर का है। तो सर कौन सी रिएक्शंस नहीं होंगी एनोड पे? सर अब की बार देख लो, अगर सेम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर दिया, सर सेम मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर दिया तो सेमी मेटल ऑक्सीडाइज होगा, सेमी मेटल रिड्यूस होगा। इस फंडे को क्या बोलते थे? इस फंडे को कुछ बोलते थे। ये कौन सा सेल बन गया मुझे बताओगे? ये कौन सा सेल बन गया? कितने लोगों को याद आ रहा है? सेम मेटल ऑक्सीडाइज, सेम मेटल रिड्यूस हो रहा है, ये कौन सा सेल है बताओगे? कौन सा सेल है अपने पास बताओगे? क्या होगा? OH माइनस क्यों होगा भाई? OH माइनस से ज्यादा किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। ये कौन सा सेल होगा? किस टाइप का सेल बनता था? याद करो, किस टाइप का सेल बनाते थे हम लोग? ये किस टाइप का सेल बनता था? किस टाइप का सेल बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। इस टाइप के सेल को क्या बोलते थे? कॉन्सेंट्रेशन सेल। इस टाइप के सेल क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल। की सर कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यही काम तो करते थे, कॉपर को ही डिसॉल्व करते थे, कॉपर को ही ऑक्सीडाइज करते थे, यही तो आंसर आता था। आप कॉपर सल्फेट ले लो, कोई बोलता था नहीं सर कॉपर सल्फेट में देख लो, कॉपर सल्फेट में अपने पास ये सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा आफ्टर रिएक्शन अपने पास, आफ्टर रिएक्शन देखोगे तो सर आफ्टर रिएक्शन क्या बन जाएगा अपने पास? सल्फेट बना रहेगा। तो ये देख ले भाई, तेरे ऊपर अब क्वेश्चंस है, ये देख अब तू सिंपल सा अगला क्वेश्चन देख, यहां बता AgNO3 है Ag इलेक्ट्रोड के साथ, अगर सेम ही मेटल है सेम ही इलेक्ट्रोड है तो सर आपको ही पता है। चलो अच्छा चलो कैथोड भी बताना, एक मिनट, कोई रटना मत। Ag पानी के आगे था या नीचे पीछे था? रिडक्शन पोटेंशियल पानी का आगे था या पीछे था? जल्दी, इसको रट के मत बोलना, पानी से आगे था या पीछे था? जल्दी बताओ। रिडक्शन पोटेंशियल किसका था हाई? रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई था? याद करना, याद करो, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम याद करो। उसमें सिल्वर गोल्ड, सिल्वर कब आता था? पानी के आगे आता था, मतलब पानी से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल था। पानी से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल था तो कैथोड पे किसके चांसेस हैं? सर पानी का रिडक्शन नहीं होगा, किसका रिडक्शन होगा? सिल्वर का होगा। तो मेटल को तो बहुत आसानी से देख लोगे, मेटल को तो बहुत आसानी से देख लोगे, लेकिन नॉन मेटल्स में बात करें तो नॉन मेटल्स में अगर सेमी मेटल है तो सेमी मेटल का इलेक्ट्रोड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। अगर सेम मेटल है तो देख ले भाई, तेरे ऊपर चीजें, अब ये सब रटना है तो रट ले, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो बस एप्लीकेशन बता रहा हूं जो आपको आना चाहिए, एप्लीकेशन बता रहा हूं कि यार ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप आराम से सोच लो, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में है, नाइट्रोजन +5 से ऊपर तो जा नहीं सकता ना भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों लूज कर गया, उससे ज्यादा थोड़े ना जाएगा। ये देख, इसको देख, निकल सल्फेट, खुद से बता, अब मुझे इसमें मैंने टिक नहीं किया, हाँ इसका आंसर बताओ। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? पहले ये बताओ, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? कैथोड पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? चलो रटना मत, ऐसे तो कैथोड का रिएक्शन आप सबको मैंने बता दिया है, शॉर्टकट लगाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैथोड बताना है। एनोड के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? एनोड के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताया था कि सर एनोड का शॉर्टकट आपके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बता दिया था, डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बता दिया था मैंने कि सर डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो बोलेगा वही देख लेना अपने पास। ये देख लो क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा? सर निकल, आप याद करो, आपको भी पता होगा कि सर क्या करना है, ऑल मांगे मिनरल वाटर, उसके बाद जिद करो, फिर कोई चाहे CM हो चाहे DM हो, कोई नहीं सुनने वाला, मतलब वाटर से आगे था निकल, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है पानी से, तो ऑब्वियस निकल का डिपोजिशन होगा कैथोड पे भाई, निकल का डिपोजिशन होगा। एनोड पे किसका होगा? एनोड पे देख लो सर, पानी से OH माइनस है और सल्फेट है, किसका डिपोजिशन होगा? सर OH माइनस का डिपोजिशन होगा, सल्फेट का नहीं होगा। काट काट के बनाते रहे भाई, अब तेरी ऊपर है। ऑक्सीजन गैस कहां लिबरेट होगी? कैथोड पे, और एनोड पे क्या होगा? निकल गैस डिपॉजिट होगा, निकल गैस डिपॉजिट होगा। रिएक्शन का मीडियम क्या बन जाएगा? सल्फेट बच गया, इधर H+ बच गया। रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन क्या बच जाएगा? सल्फेट और H+ मिलके क्या बना लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फेट और H+ मिलके, अब तुझे रटना है रट ले भाई, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। कैथोड पे चूज करना है, कैथोड पे चूज करना सबसे आसान सा है, रीजन वहां पे सर एक ही चीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कर लो। कैथोड चूज कैसे कर रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कि सर आपको पता कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता कर लिया मैंने, मुझे पता चल गया निकल का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मैंने टिक मार दिया, निकल का होगा। अगर यहां देखोगे तो सल्फेट के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का समरी मैंने बता रखा है, आप यहां से टिक मार दो। अगर एग्जाम में ये वैल्यूज नहीं दी है ना बेटा, तब भी आंसर निकालोगे इलेक्ट्रोलिसिस का, तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हो जाएगा सर। ये देखना
चलो इसका रिएक्शन यहां दिख गया यार, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इसमें बताओ, इसमें बताओ Na प्लस है, Na प्लस है। चलो इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो क्या होगा, इस रिएक्शन को देखो क्या होगा, क्या होगा इस रिएक्शन का आंसर बताओ। ऐसा तो दिख गया है लेकिन फिर भी अब चलो बताओ। कैथोड पे किसको देखोगे, सोडियम कहां था, सोडियम में, सोडियम और वाटर में बताओगे, सोडियम और वाटर में किसका ज्यादा होगा, याद करो। लेकर भारत सरकार का नाम, कैथोड सेलेक्ट करो, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो यहां पानी डिपॉजिट होगा ना कि सोडियम, पानी डिपॉजिट होगा ना कि सोडियम, ठीक है, पानी डिपॉजिट होगा ना कि सोडियम, पानी डिपॉजिट होगा ना कि सोडियम। अब देखो सर एनोड पे बोले, एनोड पे क्या था, तो सर सल्फेट का पानी से ज्यादा था या कम था, डिस्चार्ज थ्योरी से सल्फेट क्या था, पानी से कम था, तो पानी क्या होगा, ऑक्सीडाइज, सल्फेट क्या रह जाएगा बेचारा, सल्फेट क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। भाई आपकी मर्जी है, रटना चाहिए रट लीजिए। सर कोई बोले Na2SO4 के एनोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, कैसे पता चला भैया तेरे लिए, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके लिए क्या बता दिया, डिस्चार्ज थ्योरी। रटना है रट ले भाई, तेरी तरफ से अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। यहाँ अरे भाई एक बोला सर हाँ H प्लस किस में जा रहा है, H2 में, यहाँ क्या हो रहा है, कोई बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कोई चेंज ही नहीं हुआ ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2 है, यहाँ ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन का चेंज देखेंगे, यहाँ OH माइनस से O2, यहाँ H प्लस से कहाँ हो गया, OH में हो गया, पानी का ऑक्सीडेशन, पानी का। अब तुझे रटना है भाई रट ले, मैं कुछ रोक नहीं सकता तुझे। इसका एक स्पेशल केस दिखाना चाहता हूं, हाँ ये एनसीईआरटी, अब देखिए अब जो दिखाने वाला हूं ना ये एनसीईआरटी में है और इसके क्वेश्चन है भाई साहब, ये एनसीईआरटी में है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने किया हो भाई साहब, देख लो तुम खुद से डिसाइड कर लो, मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा। एनसीईआरटी में कैथोड पे इसके H2SO4 है तो ऑब्वियस एक ही बंदा है, H2SO4 में पानी है तो पानी के अलावा क्या होगा, पानी से H प्लस ले लो चाहे एसिड से H प्लस ले लो, एक ही रिएक्शन है, पानी के अलावा कोई है नहीं। एनोड पे क्या हो सकता है, एनोड पे सल्फेट है और वाटर है, एनोड पे सल्फेट और वाटर है, एनोड पे क्या होगा, पानी होगा, क्या होगा, क्या होगा, सल्फेट और वाटर में से क्या होगा, सल्फेट और वाटर में से क्या होगा, सर वाटर होगा, यही होगा, सल्फेट और वाटर में से क्या होगा, ये नहीं होगा। लेकिन याद रखना एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, अगर किसी को भरोसा ना हो ना इलेक्ट्रोलिसिस खोजना, तब तुम्हें पता चलेगा टीचर्स की मेहनत की, भैया टीचर्स कहां कहां से लेके आ रहे हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन है, जाके देखना, जहां इलेक्ट्रोलिसिस बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहां पे लिखा हुआ है कि सर आप रियल लाइफ में चाहें ना, एक्चुअल प्रैक्टिस में चाहें तो सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, या तो आप करंट डेंसिटी बढ़ा दो या फिर सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन ना मैं भी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। कोई पूछ देना एनसीईआरटी में, वो एक बच्चे ने अभी रिसेंटली याद भी दिलाया कि भैया जेईई मेंस में पूछ रखा है, सेम एनसीईआरटी की लाइन से ये। मैं नहीं बोल रहा कि भाई मुझे मेरी तो तुम ऑब्वियस है, बहुत सारे लोग तो अरे टीचर बोलना है, बोल रहे होंगे, सर का काम है बोलना, लेकिन रियलिटी यही है। एनसीईआरटी के अंदर ये दो लाइंस दी हुई हैं, दो कंडीशंस दी गई, ध्यान रखिएगा। रियल में क्या होता है, वाटर होता है, आप सबने सेलेक्ट कर लिया, आप सबने बोला कि हाँ वाटर होगा, लेकिन भाई रियलिटी में क्या होता है, चाहोगे एक्चुअल प्रैक्टिस में सल्फेट को भी कर सकते हो। कैसे, या तो करंट बढ़ा दो, अब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज दे दोगे, तुम्हें भी पता है ज्यादा हाई वोल्टेज दोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो ही जाएगा ना यार, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी तो हो ही जाएगा, कर देगा सल्फेट भी बेचारा। हाई रिएक्शन या फिर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दो, अब ज्यादा ही बीच में लोग आ गए तो क्या करेगा, लात मार के उसको भी साइड कर देगा। H2SO4 याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी कंडीशन में ये। अब जो वो बताने वाला हूं सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे अब इसके आगे वाला NaCl, NaCl भाई साहब ये आपको इतनी बार मिलेगा, आपको सर S ब्लॉक में मिलेगा, आपको S ब्लॉक में कास्टनर केल्नर सेल करके मिल जाएगा। Na+, चल भाई तुझे रटना है तू रट ले, मुझे नहीं रटना तो मैं नहीं रटने के लिए बोलूंगा। तुम लोगों में से खुद समझदार हो, बता दो क्या रिएक्शन होगी। सोडियम और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, सोडियम और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई। सर ये रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा, ये सबको पता चल रहा है। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है भाई, नहीं होगा। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वही होगा। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। एनोड पे क्या देखेंगे, सर क्लोरीन का, सर क्लोरीन की डिस्चार्ज थ्योरी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, H2O की कम है, बात खत्म हो गई कहानी खत्म। सर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, हाइड्रोजन कहां मिलेगा, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहां मिलेगा, एनोड पे। और आपको NaOH आपको भी पता है, शायद जब आप S ब्लॉक पढ़ते हो NaOH आपको प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस इसी को बोलते हैं, वो सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, इसी को बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा सत्संग है, क्या करूं मैं,
लेकिन आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 जगह रिपीट होता है। अगेन मैं लिख रहा हूं, मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक। कोई बोल दे कि अच्छा, यहां पे कुछ बच्चे बोल भी देते हैं कि सर ये देखिए ना, ये तो ज्यादा है, ये ज्यादा दिख रहा है। भैया इसको क्यों नहीं लिया, तुझे अभी शायद एक बताया था, ये वैल्यू ये नहीं होती, ये वैल्यू ये नहीं होती, ये होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल। याद कर। कोई बोल दे कि सर वैल्यू तो उल्ट की दी हुई है, अरे भैया वो तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तुम्हें अभी जस्ट बताया था वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू 1.23 नहीं होती है, वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू 1.23 नहीं होती है, वाटर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 1.46। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? क्लोरीन माइनस की, Cl माइनस की। पक्का हो जाएगा भाई। देख ले एनसीईआरटी के ये एग्जांपल, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल और NaCl के अंदर दो केसेस आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। दो केसेस आते हैं सर। नॉर्मल केस में सोडियम कैथोड तो फिक्स्ड है, एनोड पे क्या होगा सर? एनोड पे क्लोरीन माइनस Cl2 प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि देख लो वैल्यू किसकी ज्यादा है -1.36 एज कंपेयर टू -1.46। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर चाहे तो एक चेंज कर देते हैं सर। अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया, अगर आपने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया NaCl का, तो सर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में पता है क्या फर्क पड़ेगा सर? कैथोड पे वही रहने वाला है, कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोडियम रहेगा, लेकिन एनोड पे फर्क पड़ जाएगा। कैसे सर? देखना कैसे, ये देख लो, एनोड पे फर्क पड़ जाएगा, एनोड पे फर्क पड़ जाएगा, एनोड पे फर्क पड़ जाएगा। अब की बार ये रिएक्शन नहीं होगी, ये होगी। क्यों? क्योंकि सर अगर NaCl को बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो सर आपको ही पता है Cl माइनस का, आपको ही पता है कि सर EMF ऑफ जो सेल जो होगा, EMF ऑफ जो सेल होगा, ये पता है E0 Cl माइनस टू Cl2, ये क्या होना शुरू हो जाएगा? 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन Cl माइनस, यही होगा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई तो सर EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाटर से भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए अपने पास देख लेना, ये देख लेना अपने को। सर जब भी तुमसे कोई बोलेगा, NaCl के दो केसेस याद रखिएगा। NaCl का पहला केस तो बहुत नॉर्मल सा था, NaCl अगर बहुत डाइल्यूट कर दिया गया तो उस केस में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ना कि Cl माइनस का इलेक्ट्रोलिसिस। उस केस में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ना कि Cl माइनस का। हो जाएगा। बस एक लास्ट चीज खत्म करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा। प्रोडक्ट में ये 2-3 चीजें, सिर्फ लास्ट के 4 पॉइंट बेटा आप उसको घर पे जाके आराम से सोचना। किसी की वैल्यू याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, याद मत, रट्टा मत मारना कि हाँ सर क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई साहब यहां एक अलग ही डिस्कशन चल रहा है, कुछ भी। सब नेता बनने वाले लोग डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, जिसको ही मानते हो उनकी दुआएं, तुम्हें पता है कितना काम हरकतें सही कर रहे हो। चलो NaCl की बात कर रहा था। NaCl नॉर्मल होगा तो क्लोरीन का होता है, वाटर का नहीं होता है। लेकिन NaCl बहुत डाइल्यूट हो जाए, बहुत डाइल्यूट हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा? Cl माइनस के चांसेस कम हो जाएंगे, फिर वाटर के ही पास ऑप्शन बचेगा, वाटर जाएगा। एंड द लास्ट वन एंड अल्टीमेट वन कि सर अगर NaCl को Hg इलेक्ट्रोड के साथ लेके आ गए, अगर NaCl को Hg इलेक्ट्रोड मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ लेके आ गए, मरकरी बदमाश है, मरकरी का याद है, एक एमलगम याद है, एमलगम याद है सर, याद करो सर। नॉर्मल केस एनोड पे क्या होगा? एनोड पे चलो, नॉर्मल केस में क्या होता है? Cl माइनस होता है, ये नहीं होता है, ये बात तो आपको पता चल गई। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू आपको ये नहीं होती, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.46। ये आपको एनोड पे पता होता है। अब पता है जैसे ही मरकरी का इलेक्ट्रोड लगाते हो ना, मरकरी बदमाशी करता है। मरकरी बोलता है भाई साहब सुनो ना, मेटल को साइड में करा दो। मेटल अगर साइड में आ जाएगा ना तो मैं मेटल के साथ अमलगम बना लूंगा, उसको स्टेबिलिटी दे दूंगा, और तुम्हें जो चाहिए ना, एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए ना, मैं वो दे दूंगा। मरकरी यही लालच देता है। देखो होना क्या चाहिए था यहां, तुम्हें ही पता है वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होता, किसका हो जाता है? सोडियम का। क्यों? क्योंकि सर अगर मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो सोडियम आयन डिपॉजिट हो जाता है, ताकि सोडियम क्या बना दे सर? सोडियम क्या बना दे? सोडियम अमलगम बना दे। और यही जो सोडियम अमलगम होता है, ये ध्यान रखिएगा सर, अमलगम लालच देता है। अमलगम बोलता है कि भाई मरकरी देखता है अच्छा सोडियम आ रहा है, मेटल मेटल के साथ
एलवाई बनाएगा। बोलेगा क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या रखा है, हम दोनों भाई मिलेंगे, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगा, ये क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुम लोगों ने लगा रखा है, ये सब मोह माया है, छोड़ दो इसको। और भैया सोडियम अमलगम के साथ चला जाएगा। तो NaCl के 3 केसेस होते हैं, ध्यान से सुनना। NaCl के 3 केसेस होते हैं, मैं सबको एक एक करके बता रहा हूं। NaCl के 3 केसेस होते हैं, एनोड पे और कैथोड पे। सर अगर नॉर्मल केस है, जनरल केस है, तो एनोड पे क्या होगा सर, एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस लिबरेट होगा, और एनोड कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। लेकिन अगर NaCl वेरी डाइल्यूट दिया हुआ है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इस केस में O2 गैस रिलीज होगा और इस केस में H2 गैस रिलीज होगा। लेकिन अगर NaCl आपके पास मरकरी इलेक्ट्रोड में दिया है, तो याद रखिएगा यहां पे सोडियम डिपॉजिट होगा और यहां पे कौन होगा, Cl2 होगा। सॉरी उल्टा हो गया, Cl2 होगा, यहां Cl2 होगा और यहां पे क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा। बस NaCl के ये 3 केस याद रखिएगा। इन जनरल NaCl में ये होता है। ऑब्वियस है, जिन लोगों को रटना पड़ रहा है ये सारे कॉन्सेप्ट वो रट सकते हैं। जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि सर कैथोड को कैसे चूज करते हैं, कैथोड को कैसे चूज करते हैं, एनोड को कैसे चूज करते हैं, उन लोगों के लिए भैया ये कहानी बस इतनी ही है। आपको NaCl को याद रखना है, H2SO4 को याद रखना है, ये सारी कहानी देख लो। कुछ लोगों को लग रहा हो रटना है, भाई आप रटने को इसको नाम दे सकते हो, आप रटने का नाम दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो भैया आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो कि सर ये सारे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको सीखना है कि हाँ सर कैथोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालते हैं, एनोड पे सर डिस्चार्ज थ्योरी से निकाल देते हैं, निकाल दो भाई। ये नोट्स आपके पास आज मिल जाएंगे। आप जब आप जागे आगे जाओगे ना, आप एक काम करना, घर पे जाके ना ये सारा सॉल्व करना, आप घर पे जाके सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा। CuCl2 है, कॉपर एनोड है, कॉपर का एनोड है, कॉपर पे क्या रिएक्शन होगी सर 2+। अब ये सब चीजें आप चाहो तो रट लो और चाहो तो आप कॉन्सेप्ट लगा लो कि यार कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड एनोड ये कैथोड यूज कर दिया तो सेम मेटल ऑक्सीडाइज होगा, सेम मेटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, सेम मेटल ऑक्सीडाइज होगा, सेम मेटल रिड्यूस होगा। ये सारी कहानी आप घर पे जाके सीख सकते हो। आपको ही पता है जिंक का सेम मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेम मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे, सेम मेटल का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, सब कुछ फिनिश हो जाता है, हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का दो पार्ट था, इलेक्ट्रोलिसिस का दो पार्ट था आपके लाइफ में। इलेक्ट्रोलिसिस का दो पार्ट था, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस थी, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस थी। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी निकालनी थी, किसकी निकाली थी हम लोगों ने, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ से निकाला। फिर हम लोग आ गए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड किसको लेना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, एनोड किसका लेना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। और अब इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, इतना डिफिकल्ट पोर्शन बेटा मुझे खुद को डर लग रहा है इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम, ठीक है। हाँ भाई, अरे अब तो खत्म, अब तो बस नहीं पढ़ाऊंगा तो पढ़ लोगे तुम लोग। क्वेश्चन करवा दो इसमें, क्वेश्चन कल लेके आऊंगा, टेंशन क्यों ले। हाँ कल लेके आऊंगा सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कल केबीडी कराऊंगा, कल 10 क्वेश्चन का केबीडी कराऊंगा और कल इक्विलिब्रियम शुरू करूंगा केमिकल। यार क्वेश्चन इसके क्वेश्चन कराऊंगा कल, टेंशन मत लो। थोड़ा सा आज का डीपीपी जाके अटेम्प्ट करना ना, आपको पता चलेगा, ठीक है। हाँ बोरिंग तो है यार, अब ऑब्वियस है, कोई ऑप्शन तो है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए भाई एक बात बता, तुझे समझ में आ गया कैथोड पे क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉलो करनी है। एनोड पे क्या करना है, तो एनोड पे भैया देख ले, क्लोरीन है, सल्फेट है, क्या है, OH-, उसके हिसाब से आंसर दे देना, हो गया। एक दो एक्सेप्शंस याद रखना, मरकरी इलेक्ट्रोड में सोडियम हो जाता है सर, वेरी डाइल्यूट में क्लोरीन हो जाता है, हो गया। मरकरी क्या करता है, अरे मरकरी भाई एमलगम बनाना। एक बात बता, तू तेरे कुछ दोस्त होंगे ना जो लाइफ में BSc करने चले गए होंगे, MSc करने चले जाएंगे, वो आगे चले जाएंगे, तो तेरे से क्यों बॉन्ड बना के बैठे होंगे, तुझे क्यों बोल रहे होंगे डॉक्टर बन जा, क्योंकि उनको पता है कि यार वो नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, दोस्त बन जाए डॉक्टर, दोस्त डॉक्टर बन जाएगा तो यार अपने बोल तो सकते हैं ना कि हाँ भाई दोस्त है डॉक्टर। उनका लालच क्या है कि दोस्त डॉक्टर बन जाए, काम उसका हो रहा है, लेकिन हाँ वो तुम्हें कभी कभी मान लो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, तुम दोस्त के पास जाओगे तुम्हें मोटिवेट कर देगा। तो मरकरी भी वही काम करता है। सोडियम बेचारा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, सोडियम रिड्यूस नहीं हो रहा था, मरकरी ने बोला भाई रिड्यूस हो जाना यार, क्या बात कर रहा है, रिड्यूस हो जाए यार, रिड्यूस हो जाएगा तो हम दोनों भाई मिलकर एमलगम बनाएंगे। जैसे तेरा दोस्त बोलेगा भाई तू क्लिनिक खोलेगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं तेरे साथ दवाई की दुकान खोलूंगा, फिर हम दोनों दोस्त मिलकर कमाएंगे, पूरा लूटेंगे पैसा। 1 मोल का टारगेट था, हमें भी करना है, 1 मोल का टारगेट था, वही करना है। अच्छा ऐसे दोस्त नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है।
हाँ, दोस्ती ज्यादा नहीं करनी, लेकिन अच्छे दोस्त होने चाहिए, एक दो दोस्त तो अच्छे होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए ना जिसमें पता नहीं पिट रहा हो तो भी जाके पता नहीं यार तुम लोगों की क्या हालत है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आदमी कुछ ही बोल सकता है, आदमी बोल देता है। जैसे मैं जहाँ पढ़ता था तो उस टाइम एक सर थे, तो अब तो तुम बहुत लकी हो, पिटाई उटाई नहीं होती है। तो ना मुझे याद है ऑर्गेनिक की क्लास थी, तो उन्होंने जीओसी में बताया था रेजोनेंस का ऑर्डर याद करके ऐसे आना है। तो तुम्हें पता ही है जैसे तुम लोग हरकतें करते हो, हमने कहा यार इतना थोड़ा ना कोई पूछता है यार, ऐसे 20 किलो होगा। हम पूछ के मतलब ऐसे ऐसे ही चले गए क्लास में। सर आए और सर बहुत प्यार से बेटा, और हमारी दोस्ती की कहानी बताता हूँ, बहुत प्यार से सबको तर 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 देते हुए, एक शानदार म्यूजिक होता है ना जब क्लास में, आपको पता होता है कि पिटना तो है ही, तो आदमी गर्दन ऐसे सही कर लेता है कि यार जोर करना लगे, थोड़ा बॉडी टाइट कर लेते हैं। उसमें दोस्त आपको सजेशन दे रहा है कि यार बॉडी ढीली रखेगा ना तो पिटाई जोर से लगेगी, एक काम कर बॉडी टाइट रख। तो आदमी मतलब सोच रहा है कि अच्छा सर आ तो रहे, आता तो है नहीं, पिटना तो है ही है। तो होता है ना, पीठ वोट मजबूत करते हैं, क्या करना है। और पिट गए, ऐसा भी नहीं पढ़ाई कर रहे, पिटने की प्रैक्टिस चल रही है, सोचो दोस्ती का लेवल पिटने का चल रहा है कि भाई पता है पिछली बार ना मैंने गर्दन टेढ़ी रखी थी, बहुत जोर का लगा, सीधी रखते हैं। तो ऐसी दोस्ती चल रही है, और पिट रहे हैं तो ये नहीं कि आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि अबे पिट रहे हैं आपस में, भाई बहुत जोर की लगी यार, अगली बार ना मैं सोच रहा हूँ अंदर ना वो पहन के आऊंगा, कम लगेगी। पढ़ाई की डिस्कशन नहीं चल रही कि हाँ पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो ये होते हैं दोस्त, ठीक है। हाँ, मुझे याद है कोटा में ना एक पोहा की दुकान होती है, मतलब जो लोग कोटा वोटा में रहते हैं कभी, ऐसे पोहा की दुकान तो हर एक जगह ही है, लेकिन हाँ वो मतलब कोचिंग के आसपास बहुत मिलती हैं। तो पिट गए, और देखो कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है क्योंकि दोस्त भी पिट रहे हैं ना, सब पिट रहे हैं। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, चुपचाप पोहा की दुकान पे जाके बोल रहे हैं यार 10 रुपए की ज्यादा खानी पड़ेगी, बहुत जोर की लगी है यार, आज बहुत जोर की लगी है, मेस के खाने से काम नहीं चलेगा, 10 रुपए का पोहा ज्यादा खाना पड़ेगा। ये सब डिस्कशन चल रहा है। हाँ, हम ये नहीं सोच, अच्छा टीचर को ये भी नहीं बोल पाते, तू तो बहुत खुशी लकीली बोल भी देता है कि सर मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ाइए, 4,000 रुपये दिए हमने, 4,500 रुपये दिए हैं हमने, ठीक है, आप पढ़ाइए, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाइएगा, हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब आज चैप्टर खत्म हो गया, आज बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। मैं सोच रहा हूँ भाई तू कर क्या रहा है, ठीक है। हाँ, दोस्त ऐसे होनी चाहिए जी। अरे बहुत सही। तुम लोग तो पीसीए पीसीबी वाले, मैं तो पीसीएमबी था, तो मेरे तो दोनों साइड के दोस्त थे, ठीक है, दोनों साइड के दोस्त होते थे। हाँ, हमें मतलब दोनों साइड चल रहा होता था कि आज अब मेरी हालत ये थी कि दोनों के टेस्ट के मार्क्स जाते थे घर वालों को, तो घर वाले बोलते थे कुछ तो पढ़ लो, ठीक है। लेकिन हाँ वही है, दोस्त होने चाहिए ताकि पता चल रहा हो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कभी कोई बोरिंग क्लास भी निकल जाती है। एक बोल रहा है क्वेश्चन कम कराते हो, कहाँ थे भाई, अभी 50-60 क्वेश्चन कल ही सैटरडे को कराया, ठीक है। अभी करा दूंगा भाई, टेंशन मत ले, कल ही कराऊंगा। अच्छा कोटा वाला भी है इधर, सही है यार। हाँ चलो, नहीं वो मुझे आज सबसे बेस्ट, मेरे से कोई पूछेगा ना, मेरे सबसे बेस्ट कमेंट वो लगा, सब मिलकर गलत आंसर दो। वो मस्त कमेंट लगा, मुझे लगा क्या यार ये कुछ नया लेके आया बच्चा, ठीक है। पता नहीं वो क्या ही प्रूव करना चाह रहा था, मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया यार, वो सही था, ठीक है। हाँ चलो। देखते हैं, बैटरीज की बात करते हैं। बैटरीज दो टाइप की देख भाई, एक होता है ठीक है ना, एक बैटरी होती है जैसे हम लोग की लाइफ में होता है, ठीक है, कि एक बैटरी जो प्राइमरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी मतलब जिसको तुम लोग यूज कर रहे हो रिमोट्स के अंदर या वॉचेस के अंदर, इन सब के अंदर यूज कर रहे हो। तो भाई बैटरी के अपने, हाँ बनारस आना है, ठीक है ओके। एक बोला बनारस आइए सर पोहा खिलाते हैं, हाँ हाँ पक्का। महंगा नहीं पड़ जाएगा यार बनारस आके पोहा खाना। चलो चलो कोई नहीं, पक्का पक्का भाई। हाँ अगली बार मुझे बोला गया आज, मतलब कल कुछ एक बच्चा है वेस्ट बंगाल का ना, उसने मुझे बोला है सर आप मेरे कॉलेज आओ, ठीक है। हाँ, कि लाइफ में कभी भी उसने मतलब यही मैसेज किया हुआ था कि आपने बोला है फ्री में इलाज करने का आपका, तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा तू चाह रहा है मैं बीमार हो जाऊं पहले, तूने अभी से एडमिशन लिया है, ठीक है, और वो ये लिख रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं मजे ले रहा था, ऐसे टांग खींच रहा था कि तू चाहता है कि हाँ भाई मैं बीमार हो जाऊं, सर आप आओ मैं फ्री में इलाज करूंगा, और जब बीमार होऊंगा तब पता चलेगा। देखो दो टाइप की बैटरीज हैं, प्राइमरी बैटरीज, ठीक है, प्राइमरी बैटरी, ठीक है, और सेकेंडरी बैटरी। मैं तुम सब लोगों से बहुत बार बोल चुका हूं भाई, अपने को बस ये चाहिए, ऑनेस्टली एज अ टीचर हम लोगों के पास, अब भगवान करे सबके पास ये चीजें पहुंच जाए और सबके पास ये पॉजिटिव एनर्जी जाए, लेकिन एज अ टीचर ना मतलब घर वालों के बाद, मुझे नहीं पता कितने घर वालों क्या सपोर्ट करते कैसे नहीं, लेकिन अगर घर वालों के पास सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे सिलेक्शन के बारे में कोई सोचता होगा ना,
तो यहाँ खड़े टीचर्स, मैं नहीं, सब सारे टीचर्स कहीं भी किसी और भी जगह पे होंगे, वो चाह सोचते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसलिए नहीं कि फ्री में इलाज करवाना है, ठीक है, इसलिए कि यार एक ना आपको अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला ना कि यार कोई स्टूडेंट आपको मैसेज कर रहा है, या देखो अभी तो इतनी एज हुई नहीं कि बीमार हो जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो है ना कि यार अच्छा लगता है कि यार यहाँ पे भी एक बच्चा है यार, ठीक है ना, पढ़ाया उसको, या कोई जैसे अब क्लिनिक खोल रहा है कोई कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अच्छा लगता है सुन के कि हाँ यार। जैसे अब सोचो ना 10 साल बाद मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, मैं 10 साल बाद सोचो कोई स्टूडेंट फोन कर रहा है, बोल रहा है सर मैंने प्राइवेट जेट ले लिया है, 4 क्लिनिक चल रही हैं, दवाई कंपनियां चल रही हैं, ये कर रही हैं, और मैं ऐसे, हाँ ऐसे चल रहा है, तो कितना मजा आएगा ना कि आपने, भली अलग बात है पॉकेट में पैसे ना हो, लेकिन हाँ मजा जरूर आएगा। ठीक है, चलो हाँ भाई याद रखना, हाँ पक्का पक्का याद रखोगे भाई, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम क्लिनिक तो खोलो, क्लिनिक तो खोलो, पहुंच जाओगे। प्राइमरी बैटरी की बात करें, प्राइमरी बैटरी क्या है, तो भाई वो बैटरी है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी है जो डेली लाइफ में यूज होती है। और डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, तो सर इसको क्या होगा सर, ये ना रिचार्जेबल नहीं है, मतलब यूज्ड वंस, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हो सकती है, कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। ये वो वाली बैटरी है जिसको होता है ना कि घड़ी में लगाया, रिमोट में लगाया, ऐसे ठोक ठोक के ऐसे चला रहे, उसको मार मार के चला रहे। इंडिया में बैटरी खत्म कैसे पता चलता है, इंडिया में बैटरी खत्म होती है तो ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलता कि एक बार दबाने पे काम नहीं कर रहा, नहीं, हम इंडिया वाले क्या करते हैं, मारते हैं ऐसे ठोक ठका के, देखते हैं अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, अच्छा एक दो बार चल भी जाता है, और वो भी बदमाश है, वो भी चल जाता है। फिर कुछ लोग तो बचपन में मुझे किसने बोला सनलाइट में रख दो तो चार्ज हो जाता है, मैं सनलाइट में जाके रख देता था, ठीक है, सनलाइट में जाके रख देता था कि यार ये वाले होंगे। जैसे जो सेल्स होते हैं, सेल्स यूज्ड इन आपके कहां पे, वॉचेस में यूज हो रहे हैं, रिमोट्स में यूज हो रहे हैं, रिमोट्स में यूज हो रहे हैं, जो आपके सेल्स आजकल क्लॉक्स में यूज हो रहे हैं, इन सब के अंदर जो यूज होते हैं बैटरीज, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बैटरीज। एक बार में जो, मतलब रियलिटी यही है, ठीक है, रियलिटी भी यही है। सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो सेकेंडरी बैटरीज क्या है कि सर यूज्ड रिपीटेडली, आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, आप इसको बार बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग कैन बी रिचार्ज, इसको हम लोग बार बार रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरीज हैं, मोबाइल की बैटरीज हैं, इन्वर्टर की बैटरीज हैं, कार की बैटरीज हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अगर मैं बोल दूं कि ये कहां होगा, बैटरीज, बैटरीज यूज्ड इन मोबाइल्स, मोबाइल्स, कार्स, ठीक है, इन्वर्टर्स, ये वाली जो बैटरीज होती है ना, ये वाली जो बैटरीज होती है, ये वाली सारी की सारी जो बैटरीज होंगी वो कहां यूज होंगी, अपने पास ये कहां यूज हो रही होती है, तो ये सर ये कहीं भी, इसको कितनी बार रिचार्ज करता है, मोबाइल को ही देखो ना, कितनी बार रिचार्ज कर रहे होते हो, कितनी बार रिचार्ज कर रहे होते हो, तो वही वाला है। तो भाई ये देख ले, प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या हो गया, एक बार यूज करके थ्रो कर दे। सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या हो गया, इसको बार बार यूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो, तो ये सेकेंडरी बैटरी हो गई, ये प्राइमरी बैटरी है। सर यही ये डिफरेंस है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्राइमरी बैटरी इज नथिंग मोटिवेशन, जो एक बार एक दिन पढ़ोगे, एक वीडियो देख लोगे तो ज्यादा पढ़ लोगे, किस दिन कम पढ़ोगे। सेकेंडरी बैटरी क्या है, डिसिप्लिन, सेकेंडरी बैटरी क्या है, डिसिप्लिन, बार बार सुबह उठा काम करना है, रात तक पढ़ना है, रात तक पढ़ना है, ये डिसिप्लिन है। तो सेकेंडरी बैटरी की तरह काम कीजिए आप भी, बार बार सुबह रिचार्ज हो जाइए, रात भर चलते रहिए, दिन भर चलते रहिए, काम करते रहिए, हो जाएगा सर। तो प्राइमरी बैटरी में बस 2-3 ही बैटरीज हमारी लाइफ में, हमें 2-3 बैटरीज पढ़नी है। एक है हमारी लाइफ में लैक्लेंचे सेल, लैक्लेंचे सेल अभी बैटरी का दिखाऊंगा अभी, और हमें दूसरा जो पढ़ना है वो है मरकरी सेल। प्राइमरी बैटरी जो हमारे सिलेबस में, जिसके बारे में हमें जानना है, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान है लेकिन लेना जरूरी है। यहां पे बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी आ जाएगी, लेड स्टोरेज सेल आ जाएगा, लेड स्टोरेज सेल आ जाएगा, लेड स्टोरेज सेल आ जाएगा। फिर यहां पे अगर बात करें निकल कैडमियम सेल आ जाएगा, और इधर अब कुछ फ्यूल सेल की बात करेंगे, कोरोजन की बात करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। ये देख लो, ये देखो प्राइमरी बैटरी में आप सबने कहीं ना कहीं रिमोट की बैटरी देखी होगी, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का पिक्चर दिया हुआ है, ये देखोगे अपने को मिल जाएगा। ऐसा करके बैटरी का एक टिप होता है, एक प्लस और एक क्या होता है माइनस। इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, ये देखो क्या पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं ड्राई सेल या फिर बोलते हैं लैक्लेंचे सेल। लैक्लेंचे सेल कहां यूज होता है, तो ट्रांजिस्टर्स में या फिर क्लॉक्स में। बैटरीज ये सारी सारी ट्रांजिस्टर्स में, या फिर कहां यूज होते हैं, क्लॉक्स में। यूजेस पता हो, ये पता हो। एक बोल रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं आता, भाई सुनना भाई, क्वेश्चन आ जाएगा ना तब उसके बाद तो अगले साल बोलेगा रिपीट करना है क्या, फिर से नहीं करना ना तो पढ़ ले, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, रटना है, लेकिन हाँ यार पता होना चाहिए चीजें कहां कहां हो सकती हैं। अब तुम्हें ही पता है, या तो आप बैटरी का दिमाग में याद रखो कि सर जो ऊपर लगा होता है वो कार्बन का रॉड है, वो किसकी तरह काम करता है, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कैथोड। अब अपनी अपनी चीजें फिट करो। सर कार्बन का कैथोड हो गया, जो नीचे
जिंक के कॉपर का, जिंक का क्या होता है, एनोड हो जाता है। तो जिंक का एनोड होगा सर, प्राइमरी बैटरी है, इरिवर्सिबल है, गैल्वेनिक सेल है सर। एनोड किसका बनाते हैं, जिंक का। कैथोड किसका बनाते हैं, कार्बन रॉड का, ग्रेफाइट रॉड का। और बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स किसका डालते हैं, तो सर ये इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। मुझे ना अब ये देखो, इसको एक दिन में कोई बोले कि सर आप मतलब एक दिन में याद कर जाओ, नहीं याद होगा। एक दिन में तो याद नहीं होने वाला। एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स एक दिन में तो नहीं याद होगा। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं हर एक आदमी को कि आज की क्लास देखने के बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और बैटरीज का एक पेज में, एक पेज आपके पास ऑप्शन है, आपको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे मैसेज करना हो कर देना। एक पेज पे आप उसको बस लिख लो और उस पेज को ना हमेशा एग्जाम से पहले भी एक बार देखते चलना। ये एक दिन दो दिन में याद नहीं होगा, लेकिन हाँ बार बार देखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। जैसे मुझे एक पिक्चर याद है कि हाँ यार कार्बन का रॉड बनाना है, कार्बन अपने पास, मतलब ऐसे देखो एग्जाम होता है ना, कुछ भी काम कर रहा होता है। जैसे मैंने ऐसे दिमाग में रखा है, ऊपर अल्फाबेटिकली कौन आता है, सी पहले, तो कार्बन आ गया, कार्बन का कैथोड हो गया, नीचे क्या आ गया, जिंक आ गया, जिंक, बीच में क्या आएगा, MnO2 का पेस्ट आएगा। सर ABCD याद है ना, तो इस सर लास्ट में कौन आता है, नीचे कौन आता है, जिंक, बीच में कौन आएगा, बीच में किसका पेस्ट आएगा, MnO2 का, कार्बन ब्लैक का, MN सब कुछ बीच में आएगा, हो गया। ऐसे याद रख सकते हो। रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन ऐसे दिखेगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, इससे ओवरऑल वोल्टेज इतना जनरेट होता है, ओवरऑल वोल्टेज इतना जनरेट होता है। इवन एक फर्दर रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दी हुई है कि जो जिंक +2 बना, वो जिंक +2 किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जो अमोनिया बना उससे रिएक्ट करके क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। हो गया। कौन क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। हो जाएगा। प्लीज अपना चैट बॉक्स बंद कर लो भाई, ठीक है। एनोड पे ये रिएक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इन दोनों का। अब ये पूरी पूरी बैटरी मत रटना कि बैटरी जिंक का ऑब्वियस है कैथोड था, जिंक का एनोड था, तो एनोड का ऑक्सीडेशन होगा। मैग्नीज और NH4 मिलके क्या बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे हैं। हो गया, यही रिएक्शन है। इन्हीं रिएक्शंस को बार बार देखते रहिएगा, याद रहेगा, ठीक है, देखते रहिएगा, याद रहेगा। अब बात करते हैं मरकरी सेल की। मरकरी सेल, ऐसी बैटरीज भी आपने देखी होंगी कैलकुलेटर्स के अंदर, जो कैलकुलेटर्स होते हैं, या फिर अपने इस वॉचेज के अंदर अपने पास देखेंगे तो ऐसी छोटी सी बटन सेल बोलते हैं। डेली लाइफ में इसको बोलते हैं बटन सेल। इसको क्या बोलते हैं, बटन सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बटन सेल बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बटन सेल बोल देते हैं। कहाँ यूज होगा सर, हियरिंग एड्स में, वॉचेज में यूज होता है। सर इसमें क्या करेंगे, अगेन एनोड किसका है, जिंक अमलगम का। सर कैथोड किसका है, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज कर रहे हैं, KOH और जिंक ऑक्साइड। सर यहां वोल्टेज कितनी जनरेट हो रही है, 1.35। इसकी वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज कम है, लेकिन इसका वोल्टेज कम है, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है, कि इसके केस में देखोगे ना तो यहां पे एनोड अपने पास देखोगे तो ये मतलब बटन सेल, आई थिंक सबने देखा होगा, आई थिंक सबने ही देखा होगा बटन सेल कहीं ना कहीं कैलकुलेटर में, कभी बचपन में कभी तो देखा ही होगा यार, ठीक है। ये बटन सेल में अच्छी बात पता है क्या होती है, इनके साथ अच्छी बात पता है क्या होती है, कि इनका वोल्टेज ना हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे वॉच का है ना, वॉच की बैटरी आपको, वॉच की बैटरी सडनली बंद हो जाती है, सडनली बंद हो जाएगी वॉच की बैटरी, एकाएक ना सडनली वॉच बंद हो जाएगी। क्लॉक में देखोगे, क्लॉक में थोड़ा टाइम धीरे धीरे स्लो होता है, तब जाके बंद होती है। वॉच की बैटरी तो एकदम सडनली बंद हो जाएगी। तो ये वाला सर यहाँ पे क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्शन में कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। आप देखोगे इनकी रिएक्शन ना, फाइनल रिएक्शन देखो, फाइनल रिएक्शन देखो, इनके रिएक्शन में कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, मरकरी का रिडक्शन हो रहा है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन होता है। इसीलिए इसकी बैटरी का पोटेंशियल जो होता है, इस बैटरी का जो वोल्टेज होता है, वो कांस्टेंट रहता है। आप यहां से चाहो यहां से याद करो, एनसीईआरटी में जाके एनसीईआरटी से याद करना, एनसीईआरटी से याद कर लो। ये बस मैंने पॉइंट वाइज बना रखा है, वो एनसीईआरटी में पैराग्राफ में दे रखा गया, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। जिनके मन में ये विचार है कि सर ऑब्वियस है हार्ड को रटना है, लेकिन देखिए यार, तुझे ही पता है जिंक का भी क्या करना था, ऑक्सीडेशन करना था। एनोड हमेशा किसका है, अब जैसे मैं कैसे दिमाग लाऊं, एनोड पहले वाली रिएक्शन में भी किसका था, एनोड लेंचे सेल में भी किसका एनोड था, देख एनोड किसका था, जिंक का था। एनोड किसका होता है, जिंक का, ठीक है। एनोड किसका होता है, जिंक का। अब तू भाई खुद का लॉजिक लगाएगा तो चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। हर एक चीज मत रट, ये एनोड हमेशा आदत रख ले, एनोड हमेशा जिंक का। ऑब्वियस है, यहाँ पे मरकरी है तो मरकरी का क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। इन दोनों के बीच में पेस्ट किसका है, KOH एंड जिंक ऑक्साइड। ये रिएक्शंस हैं, इनको देख लो, हो गया। सर इसकी अच्छी बात क्या है कि इस रिएक्शन की बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर आपके पास प्राइमरी बैटरी दो ही थी, प्राइमरी बैटरी दो ही थी, जिनको एक बार यूज किया थ्रो कर दिया, यूज किया थ्रो किया, यूज किया थ्रो किया। सर प्राइमरी बैटरी एक ही टाइप की है,
मतलब प्राइमरी बैटरी दो, लैग्रैंज सेल जो रेडियो में, ट्रांजिस्टर्स में या क्लॉक्स में यूज होती हैं, और मरकरी सेल या बटन सेल ये कहाँ यूज होता है, अपने वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में बटन सेल बोल देते हैं इसी को। अब देखोगे ध्यान से देखना अपने पास, तो अब आता है हमारे पास सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी में ऐसी बैटरीज आप सबने घर पे या कार में या कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में देखा होगा, या मूवीज में देखा होगा कि बैटरीज ऐसी होती हैं प्लस और माइनस जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ कैथोड एनोड पढ़ा होगा। सर इस बैटरीज को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मोबाइल ऑटोमोबाइल्स में, इन्वर्टर्स में। इस बैटरी को कहाँ यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में। एनोड किसका होता है, लेड है तो लेड का होगा। कैथोड किसका होगा, तो सर लेड ऑक्साइड का होगा। कैथोड किसका होगा, लेड ऑक्साइड का होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डालते हैं, H2SO4। जिन लोगों को लगता हो कि सर मुझे ना लेड कब लेना है, लेड ऑक्साइड कब लेना है, उनके लिए भी एक ट्रिक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप इसके ऊपर टाइम दोगे। एक बात बताओ, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या रहेगा, मेटल रहेगा। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या रहेगा, मेटल रहेगा। अभी आप देखोगे कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या रहेगा, ऑक्साइड रहेगा। ये देख लो, तुम्हें लगता हो ना, तो देखो लॉजिक लगाओगे तो हर एक जगह मिले। हर एक चीज रटनी नहीं, देखो मेटल है, एनोड है तो मेटल होगा, कैथोड होगा तो क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड होगा, कैथोड होगा तो क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड होगा। तो ये चीजें अब आपको रटना है तो आप रटिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, इन्वर्टर में या ऑटोमोबाइल्स में आपको कार के अंदर भी ये बैटरीज दिख जाएंगी कि सर इसके अंदर ये लेड होता है। अब तुम्हें इसका बैटरी का पता होता है, बैटरी में क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ये होगी। बस याद रखिएगा, जैसे ही बैटरी को, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग पे ये होता है बैटरी के अंदर, लेकिन जैसे ही रिएक्शन को चार्जिंग करना शुरू करेंगे, ये रिएक्शन रिवर्स कर दीजिएगा। ये रिएक्शन क्या कीजिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, चार्जेबल होती है, बार बार चार्ज करते रहो, तो सर उसकी बैटरी का टर्मिनल क्या हो जाएगा, बैटरी का टर्मिनल क्या हो जाएगा अपने पास, बैटरी का टर्मिनल क्या हो जाएगा, कहां से आए यार, बैटरी का टर्मिनल क्या हो जाएगा अपने पास, बैटरी का टर्मिनल क्या हो जाएगा, रिवर्स करते रहिएगा। ये PbSO4 उल्टा हो जाएगा, ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। ओके, आप अपने पास जैसे ही चार्जिंग करोगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, और सर उल्टा होना शुरू हो जाएगा दोनों केस में। इस केस में PbSO4 PbO प्लस इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसीलिए बोलते हैं ना सेकेंडरी बैटरीज, जैसे बोला जाता है ना बार बार कि अगर मोबाइल की अच्छी एफिशिएंसी चाहिए तो मोबाइल की बैटरी कैसी लेनी है हमें, सर जब मोबाइल की बैटरी चार्ज करो तो थोड़ा सा शांत रख दो, मतलब साइड में रख दो उसको। अगर उसी टाइम चार्ज और डिस्चार्ज दोनों करोगे ना, तो हो सकता है, जैसे अब तो अच्छी बैटरीज आ गई हैं, पहले के टाइम पे सुनते होगे कि यार बैटरी ने फट गई, मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट कर गई। क्यों ब्लास्ट हो रही है, बिकॉज वो बार बार इंटरचेंज होता रहता है। कोई भी चीज अगर देखोगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, चार्जिंग कर रहे हैं, मोबाइल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो रहा है, उसके पीछे रीजन होता है। उसी टाइम पे अगर मोबाइल को कुछ और भी एप्लीकेशन चल रहे हैं, तो बार बार चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, रिएक्शन बार बार रिवर्स हो रही है। तो ये सब कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, बाकी और भी रीजंस होंगे भाई। बस ये बताना था कि लेड स्टोरेज बैटरी हमारी लाइफ में यूज होती है। एनसीईआरटी में एक और बैटरी का नाम है, जिसका नाम है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल, ये बैटरी भी आपको पता होनी चाहिए। अगेन देख लो, फिर से बता रहा हूं, एनोड किसका है, मेटल का, कैडमियम का। कैथोड किसका है, कैथोड किसका है, निकल का, निकल ऑक्साइड का है। शायद ट्रिक अब पता चल गई हो। सर मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि अब किसी को लगे कि सर किसको कैसे याद रखें, एनोड पे कैडमियम होगा कि निकल होगा, तो मैंने दिमाग में ये फिट कर रखा है एग्जाम हॉल में ऑप्शन टिक करने के लिए। सी फॉर कैडमियम होगा ना, तो सी फॉर एनोड नहीं होगा, मतलब सी यहां आ रहा है तो उसके अपोजिट में होगा। कैडमियम, अगर सी कैडमियम के अंदर आ रहा है तो कैथोड पे नहीं होगा, बस याद रखिए। या कैथोड है तो यहां के क्या होगा, सी नहीं होगा। तो ऑब्वियस है, ये कहां चला गया, एनोड पे चला गया। ये कहां चला गया, एनोड पे। तो निकल कहां चला जाएगा, कैथोड पे। रिएक्शन आप सबको पता है, रिएक्शन की जरूरत आपको, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है तो इस रिएक्शन की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी में सीधा सीधा एक रिएक्शन दी गई है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा ये रिएक्शन दी गई है, इसका पोटेंशियल बोला गया है और इसकी लाइफ ज्यादा लंबी होती है। निकल कैडमियम सेल की लाइफ ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज सेल। बस ये ध्यान रखिएगा, निकल कैडमियम सेल की ज्यादा लाइफ होती है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज सेल। ये ध्यान रखिएगा। एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ये आपको जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसकी जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। नेट रिएक्शन याद रखिए बस। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कैथोड किसका, एनोड किसका। और मुझे तो अंदर से ये फील आता है कि जिस दिन मतलब आ गया ना उनके अंदर एक तूफान,
वो क्या करने वाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो तुम पढ़ रहे हो ना कुछ ना पूछेंगे, आज की क्लास का उठा के 4 बैटरी दे देंगे, चारों का कैथोड एनोड बोल देंगे, मैच करते रहो, हो गया। तुम्हें पता है आबाद और बर्बाद एक साथ हो जाओगे। हंसी भी आएगी कि अच्छा इसी टॉपिक का मजाक उड़ाया था, इसी टॉपिक की क्लास को जल्दी एंड कर दिया था मैंने, लेकिन हाँ साथ में रोना भी आएगा कि भैया गया। ठीक है, इजी से चीजें खत्म हो जाएंगी। तो देख ले, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसी के साथ साथ एक दो चीजें और आती हैं, एक फ्यूल सेल होता है। फ्यूल सेल क्या होता है, कुछ आजकल की बैटरीज हैं जो कंबशन करती हैं, किसका, कंबशन ऑफ फ्यूल्स, लाइक कौन सा, हाइड्रोजन, मीथेन, इथाइल अल्कोहल, ये सब का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आज के टाइम पे हम इनका यूज करते हैं। और इन फ्यूल सेल्स को अच्छी बात क्या होती है, दिस आर पॉल्यूशन फ्री एंड बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है, पॉल्यूशन फ्री होते हैं और हाईयर एफिशिएंसी होती है। अब यहीं से एफिशिएंसी ऑफ सेल बता देता हूं, किसी भी बैटरी का एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ सेल निकालना है, तो सर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। किसी बैटरी की एफिशिएंसी निकालनी है, अगर किसी बैटरी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच कर दीजिए, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच कर दो, आंसर आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ बैटरी निकाल सकते हो, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 कर देना, हो जाएगा। तो ये अपने पास सर फ्यूल सेल क्या है, सर फ्यूल सेल में पॉल्यूशन फ्री होता है। रीजन कि सर जितना भी अब जैसे हाइड्रोजन है, आपको एक फ्यूल सेल दिखाया जाएगा अभी, सर रॉकेट चलता है उसके बेसिस पे, रॉकेट चल जाते हैं, ठीक है। ये देख लो अपने पास, ये रहा फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। करना कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोड किसका बना रहे हैं सर, ग्रेफाइट का, किसके कैटलिस्ट के साथ, प्लैटिनम, सिल्वर और क्या, मेटल ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में कुछ नहीं, KOH एसिड और बेस रख रहे। सर इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लगातार फेड करते हैं, लगातार दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है, और इस चैम्बर में देखो रिएक्शन क्या होती है। इस चैम्बर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो क्या हो रहा है, H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O, वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो सर ये भी रिएक्शन, ये भी एक टाइप का सेल है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। रॉकेट्स चलते हैं इसके ऊपर भाई, रॉकेट्स चलते हैं इनके ऊपर, ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन फ्यूल ना, अगर आपको लगता हो कि यार आगे का रिप्लेसमेंट क्या है, शायद आपको लगता हो कि पेट्रोल के बदले इलेक्ट्रिक आ जाएगा, इलेक्ट्रिक से भी खतरनाक चीज है हाइड्रोजन फ्यूल। बस हाइड्रोजन के साथ एक ही दिक्कत है, हाइड्रोजन हम लोग यूज इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, कंबस्टिबल होता है, तेजी से, छोटा सा गैस है, बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज आगे फ्यूचर में जाके आपको दिखेगा हाइड्रोजन, जो CNG नाम सुना होगा आपने, गाड़ियों के अंदर CNG फिट होता है, वैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल भी आज के टाइम पे यूज करते हैं। हमारे जो मिनिस्टर है वो हाइड्रोजन फ्यूल पे जा चुके हैं, इलेक्ट्रिक भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, जो हमारे और नितिन गडकरी साहब हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल वाली एक गाड़ी आई है वो वाली यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखो एक तो बैटरी का वोल्टेज भी मिल रहा है और प्लस क्या मिल गया, मतलब प्योर वाटर मिल रहा है। सोचो पॉल्यूशन के नाम पे क्या मिल रहा है, प्योर वाटर। जहां दुनिया पॉल्यूशन चिल्लाई जा रही है, वहां वाटर भी जनरेट हो रहा है और प्लस बैटरी तो चली रही है। तो फ्यूल सेल याद रखिएगा, ये भी एक बैटरी है, ये भी एक काम है, ठीक है। चलो अगला केस, लास्ट केस, कोरोजन का काम। कोरोजन में क्या होता है, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन है क्या, तो भैया कुछ नहीं सर, कुछ लोगों का अनडिजायरेबल बन जाना। कैसे, मेनली ऑक्साइड्स का, सल्फाइड्स का, कार्बोनेट्स का, किसके सरफेस पे, सरफेस ऑफ मेटल्स पे, किसके साथ, बाय रिएक्शन विथ मॉइस्चर एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन। नॉर्मली आयरन का कोरोजन देखोगे तो आयरन का कोरोजन में क्या दिख रहा है कि सर आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो सर आयरन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीजन गैस क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। ये भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑब्वियस है, यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। मानता हूं कि बहुत स्लो रिएक्शन है, लेकिन तुम्हें भी पता है ये रिएक्शन भी अपने पास वोल्टेज जनरेट कर सकता है। तो ये रिएक्शन भी वोल्टेज जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोरोजन से भी हम वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। और बाकी अब आपके पास जो 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि सर फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन क्या क्या है, कैसे कैसे फैक्टर्स कोरोजन को कैसे कैसे अफेक्ट करा सकते हो। बहुत रिएक्टिव मेटल है तो भी दिक्कत है, बहुत रिएक्टिव मेटल है तो भी दिक्कत हो जाएगी। सर आयरन है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये सब क्या करते हैं, कोरोजन को बढ़ाते हैं, इंप्योरिटीज कोरोजन को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंस बढ़ाते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाते हैं, ठीक है।
यहां पे इसका एक बहुत प्यारा सा टर्म होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक टर्म होता है, कोरोजन को अगर बचाना है, जैसे मान लो आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड है, ये आयरन रॉड है, आयरन रॉड है, ये कोरोजन जल्दी करता है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक सर क्या करूंगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डाल दूंगा, इसके ऊपर एक क्या करूंगा, लेस इलेक्ट्रिक मेटल को डाल दूंगा, सर लेस रिएक्टिव मेटल को अपने पास ऊपर से पेंट कर दूंगा, या इसके ऊपर, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। जिंक का मेनली हम लोग जिंक से करते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड के ऊपर क्या करूंगा, एक लेस रिएक्टिव मेटल को ऊपर से चिपका दूंगा, इसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देते हैं। और यही रिएक्शन क्या करेगा, आयरन को कोरोजन से बचा लेगा। पेंट कर देते हैं, पेंट भी करना एक सॉल्यूशन होता है। आप कोरोजन से बचने का क्या क्या उपाय है कि सर आप कोई लेस रिएक्टिव मेटल लगा दो, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन कर दो, जिंक लगा दो, गैल्वेनाइजेशन हो जाएगी, या फिर आप पेंट कर दो। देख लो ना कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट कैसे करोगे, सर कोटिंग ऑफ पेंट कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो, या जिंक से टिन मेटल से रिएक्शन करा दो, या फिर आज के टाइम पे जिन लोगों ने कभी गाड़ी वाड़ी के आसपास गए वहां पे एंटी रस्ट सॉल्यूशन आता है। जो कार वार आती है ना उस पे भी रस्टिंग होती है, तो उसके लिए आता है एंटी रस्ट सॉल्यूशन, उसके अंदर होता है बिस्फिनॉल। या फिर कैथोड का प्रोटेक्शन कर दो, कैथोड का प्रोटेक्शन कर दो, जिसमें एक मेटल को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, बाई अनदर मेटल, मेटल को प्रोटेक्ट करेंगे किसी और मेटल से। तो कोरोजन, ये सब चीजें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। बैटरीज हमने देखनी थी, लेड स्टोरेज, दो टाइप की बैटरीज थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, यही सब चीजें हैं, यही सब चीजें हैं, ठीक है। हाँ, आज टाइम हो गया यार, चलो बाद में करते हैं फिर, कौन बनेगा डॉक्टर अगली क्लास में करते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो गया है टाइम। चलो भाई चैप्टर अब फिनिश करते हैं, हाँ चैप्टर अब फिनिश करते हैं। एक बोल रहा है बहुत फास्ट कर रहा था, बैटरी का आप क्या कर रहा हूँ भाई, बैटरी में अब बैटरी लेके थोड़ा, अच्छा हाँ इसका एनिमेशन दिखाना चाहिए था, यस यस ठीक है, इसका एनिमेशन दिखाना चाहिए। बैटरी में भाई थोड़ा सा, जैसे मैंने ट्रिक क्या बताई कि एनोड पे मेटल लेना, कैथोड पे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड होगा। तो ये कुछ चीजें आप बहुत ज्यादा एक दिन में नहीं रट सकते भाई, मुझे ही पता है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाला पोर्शन तो आपको बार बार ही देखना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पोर्शन आपको बार बार ही यूज करना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, चीजों का कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू होगा कल की क्लास में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपका वेट करेंगे, खासकर स्पेशली प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का वेट करेंगे, खासकर जो आज की क्लास में किया है उनके ऊपर जरूर वेट करेंगे, और चीजें देखेंगे भाई कैसे होता है, किस तरह की होती है। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी फिनिश हो चुका है, मेरी तरफ से पूछोगे तो 70% टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम मेजर 2 चैप्टर्स, बहुत अच्छे चैप्टर्स बचे हुए हैं। केमिकल उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है, जो कि इसी वीक में या इस वीक के एंड तक आते आते वो भी फिनिश होना शुरू हो जाएगा। एक चीज रियलाइज हो रही होगी तुम लोगों को, सिलेबस निकलता जा रहा है, पता चल रहा है। देखो कुछ चीजें ना अपने हाथ में नहीं होती, टाइम अपने हाथ में नहीं है, टाइम अपने हाथ में नहीं है, सिलेबस, बैकलॉग्स, ये सब अपने हाथ में नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप बस अपनी मेहनत कर सकते हो, अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, चीज़ों को सेलिब्रेट करो, चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करो। आज अगर ये चैप्टर मेरे साथ साथ फिनिश कर रहे हो ना, शाम को फिनिश करो। मैंने तुम्हें क्या बोला है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, जहां पे भी लग सकता है कि यार ये मेरा टारगेट है आज का, वो टारगेट लगाओ कि यार ये मुझे ये टारगेट अचीव करना है। उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो, अपने आप को, होता है ना, अपने आप को अप्रिसिएट करो अगर वो टारगेट अचीव होता है तो। अगर वो टारगेट अचीव होता है ना तो अपने आप को अप्रिसिएट करो। कभी कभी क्या होता है कि फायदा होता है, ठीक है ना, कुछ चीजें पब्लिकली अनाउंस करने से ना फायदा भी हो जाता है। तो कोशिश करो जितना हो सकता है ना, कि हाँ आपको लगता है कि नहीं यार मैंने ना, जैसे मैं बोल दूं किसी को पब्लिकली कि यार मैं ना एक काम करता हूं, मैं इतना पढ़ूंगा, तो ऑब्वियस है ना वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी तो कर सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूं, आप कभी कभी चीजों को एक टारगेट बेस्ड स्टडी करो, ना कि टाइम टेबल बेस्ड स्टडी। चैप्टर ये भी खत्म हो चुका है, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो गया, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन प्लस नए चैप्टर्स को ट्राई करने की कोशिश करो, नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आज का जाके डीपीपी अटेम्प्ट करो, लेकिन डीपी तभी अटेम्प्ट करना जब आपको बैटरी वैटरी सब अच्छे से याद हो जाए, ओके, तब करना, ओके। चलो भाई, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे, सारे के सारे पढ़ाई करने वाले लोग पढ़ते रहिए। आप ही लोग, आप ही लोगों के लिए ये बैच है, आप लोगों से ही ये पूरा का पूरा सिलेक्शन की लाइन लगती है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी जो ठीक है, जो चीज़ें कुछ फालतू के कमेंट्स हैं या कुछ स्पैमर्स हैं, उनका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते रहिए। पक्का एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इसी बैच में आके, यहीं पे आके तुम लोग बता रहे होगे कि सर सिलेक्शन ऐसे होता है। इस बात का प्रॉमिस रखो अपने आप से कि सर एक दिन आएगा आपकी क्लास में घुस के बताएंगे कि हाँ भैया पढ़ ले, जो तुम फालतू की बातें करते हो वो नहीं करनी है, ये ड्रीम रखो, ओके। चलो पक्का, कितने लोग सोच रहे हो, अगले साल मिलोगे ना भाई,
हाँ भाइयों और बहनों, अगले साल मिलने वाले हो या नहीं? अगले साल यहाँ पे, मैं फोटो पहले ही बताया था ना, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है? ओके, 2-3 हो जाएंगे, 2-3 डन, पक्का? तो अगले साल मिलने का प्रॉमिस करके ये चैप्टर फिनिश करते हैं और कल की क्लास में एक नया चैप्टर लेके आएंगे और कल की क्लास के लास्ट के 10-15 मिनट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फिर से रिवाइज करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, ड्रीम पक्का पूरा करेंगे, सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, डेफिनेटली ये प्रॉमिस है भाई अपने आप से। ये सारे जो भी कमेंट्स चल रहे हैं कि हाँ सर करेंगे, एकदम ही करेंगे और मिल के करेंगे। सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है, नीट 2024 हमारा है, ठीक है? ये नारा याद रखो। ओके चलो, बाय बाय, बाय बाय।